अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ प्यार साज बाय एमल रज़ा का 4th एपिसोड लेकर। और अब स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी एपिसोड भी तो फिर सुनने हैं। तो चलते हैं अब एपिसोड की जानिब। सदीम, यशब और ज़ियान आलम। आवाज़ पूरी कुव्वत से गूंजती हुई उफ़क़ के पार तक चली गई थी और छत पर बैठी हुई नानी का हाथ इस बुरी तरह काँपा था कि पत्ती का खाका एक बार फिर से खराब हो गया था। उन्होंने अपना दिल थाम लिया, आंखों में आंसू भर आए थे। वो किस किस बात का शौक बनाती, इस लैम्प को रोशन देखना इस कदर अजीबनाक क्यों हो गया था। क्या उनकी किस्मत भी उन लोगों जैसी थी जो एक चिराग जलाते जलाते अपना पूरा घर जला लेते हैं, और उंगलियां भी। उन्हें मजीद क्या क्या सुनना पड़ेगा, और आखिर कब तक। काश वो बहरी हो जाए, अगर नहीं तो वो खुद में इतना बर्दाश्त का मादा कहाँ से लाए। ये मादा तो वो नायाब शय था जो उनके दुकान समेत पूरे बाजार में किसी के पास मौजूद नहीं था, ना जर्द में, ना काही में, और ना ही सिया में। अल्लाह उनका ये गम क्यों नहीं ख़त्म कर देता। उनके समेत उन्होंने अल्लाह से शिकवा किया था और अपने शिकवे पर भी खुद ही शर्मिंदा हो गई थी। उस घर से आखिर अल्लाह के पास कितने शिकवे जाएंगे। क्या बस निगार ही इस काम के लिए काफ़ी नहीं थी। 28 साल गुजर चुके थे और ज़िंदगी अभी भी उसी शहरा की मानिंद थी, जिस पर हर 2 मील के बाद कांटों भरा जंगल पार करना पड़ता था। निगार मुस्तकिल मिजाज थी, बरगद चुप, निदाए सुल्तानी गैर हाजिर। कोई एक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बिजली की कड़क के साथ साथ उन्हें और भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था। उनका कमरा निगार के कमरे के साथ ही था, कोसी सलाखदार खिड़की के साथ। वो ये कमरा ये बासिल को कैसे दे सकती थी। अपने बनाए घोंसले को तो खुद अपने हाथों से नीचे गिरा देने का हौसला तो बाज परिंदों में भी नहीं होता। वो तो फिर माँ बनने के तजुर्बे से गुजर चुकी थी। उन्होंने अपने औजार समेटने शुरू कर दिए थे। अब वो काम करने के काबिल नहीं रही थी। कम अज़ कम आज के दिन तो हरगिज़ नहीं। चांदी की सफ़ेद शीट पर खाके की स्याह लकीरें भी छप गई थी। धूप कहीं दूर जा सोई थी और काले बादल उमड़ उमड़ कर इकट्ठे हो रहे थे। नानू की नज़रें तो वैसे भी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। नफासत की शर्त को वो इतनी भी ढील नहीं देना चाहती थी। जहाँ चीज़ों की काबिलियत में अल्लाह की रहमत कार फरमार होती है, वहीं अधूरेपन में भी होती है। कोई अनजानी कुव्वत हमें वो काम करने से रोक रही होती है, मगर जब हम जिद कर उसे मुकम्मल करना चाहते हैं तो नुकसान चांदी की खराब शीट की तरह ही दिल पर गिरा गुजरता है। नानो उठकर छत की दीवार तक आई। उन काले बादलों को भी पूरे जहां में एक उनका ही घर नजर आ रहा था, जो वो बार बार यहीं चले आते थे। कोई बुलाता था उन्हें या कोई हुक्म देता था उधर आने का। बिजली थोड़ी देर कड़कती रही, फिर बादलें फट गए और आसमान खुल गया। नानू की नजरें उफक पर ही टिकी रही थी। सुर्ख बिनफ्शी लकीरों को देखते देखते वो माजी के माहौल में गुम होने लगी थी। वो माजी 28 सालों जितना ही लंबा था। उसलत और जल्दी में उसके एक एक जज को परखा ना जा सकता था। उसके लिए हौसला भी चाहिए था और आंसू भी। शायद अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया था जो निगार के साथ ये सब कुछ हुआ। वो जाने अनजाने में कोई गुनाह कर बैठी थी, जिसकी सज़ा निगार को भुगतनी पड़ रही थी। और अब वो माफ़ी मांगे तो कैसे, उस कर्ब को कम करें तो कैसे। वो बेहिस्सो हरकत बड़ी देर तक खड़ी रही, अपने आंखों से आंसू निकलते साफ करती रही थी। फिर सारी हिम्मत और सारी चीज़ समेट कर नीचे उतर आई थी। निगार के कमरे के सामने से गुजरते वक्त उनकी नज़रें दहलीज के करीब गिरे खाने पर पड़ी तो वो रुक गई। लगता है सिमल ने बेध्यानी में खाना गिरा दिया है, उन्होंने सोचा, और अपना सारा सामान कमरे में रखकर वो निगार के कमरे में वापस आई थी। दुख भरी आंखों से निगार को देखते हुए वो खाना और टूटे बर्तन समेटने लगी। मेरी इज्जत के साथ खेलने वाले वो 3 थे, 3, सदीम, यशब और ज़ियान आलम। आवाज़ उसके साथ ही जैसे कमरे में आई थी और अब दरवाज़ा खिड़कियों से टकरा रही थी। जिमल का सिर फटने पर आ गया था। अपने दोनों हाथों से उसने अपना सर मजबूती से थाम लिया था। आसाब वैसी घोड़े की मानिंद बेकाबू हो रहे थे। उसे लगा आज उसके दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। सुर्ख होते चेहरे से नीचे अपना वजूद उसे बेगाना बेगाना सा लगने लगा था। बेकरारी से चलते चलते जब वो अपने ही कमरे में मीलों का सफ़र तय कर चुकी और फिर उसकी समझ में कुछ न आया, तो वो फिर बेड पर गिरकर ज़ारों कतार रोने लगी। सोचे समंदर की विपरीत तूफानी लहरों की मानिंद चोटियों तक जा पहुंची थी। ख्यालात उसकी आंखों में संगरीजों जैसी चुभन देने लगे थे। वहम, वसवसे, खदशे उसके गिर्द नाचने लगे थे, जैसे आग के अलाव के गिर्द आदमखोर नाचते हैं।
वो उस वक्त आग का अलाव ही तो थी और किसी और को जलाने के बजाय खुद ही जल रही थी। एक एक चीज़ें उसके जहन के पर्दे पर हथौड़े की जोरदार ज़र्ब के साथ नक्श होकर उभरने लगी थी। उसके जहन के बहुत से खुश रंग पत्तियों के खाके औजार की गलत चोट पर पड़ने से बदसूरत हो गए थे। दुआ करो सिमल, मेरे सामने मेरे लिए दुआ करो। सदीम अंकल ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात उससे कहा था। मैं आपके लिए रोज़ दुआ करती हूँ सदीम अंकल। मेरी सेहत के लिए नहीं सिमल, मेरी बख्शिश के लिए दुआ करो। दुआ करो अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। आप बहुत नेक हैं सदीम अंकल। नहीं, मैं बहुत गुनहगार हूँ सिमल। दुआ करो वो मेरे साथ इंसाफ ना करे, रहम करे। याद करके वो मजीद रोने लगी थी। सदीम अंकल जिंदा ज़मीर के अंधेरों से डर जाने वाले आदमी थे। उन्हें एहसास गुनाह खा गया था। उनके हर वक्त की इबादत, कुरान की तिलावत में गर्क रहने की वजह वो अब जान पाई थी। वो अल्लाह को खुश कर रहे थे, उसे मना रहे थे, अपने गुनाहों की माफ़ी चाह रहे थे। वो मौत के आने से किसी कदर मुतमईन थे। उन्हें कैंसर हो गया था। उनके ख्याल में उन्हें उनके गुनाह की बेशतर सज़ा दुनिया में ही दे दी गई थी और बाकी सज़ा। तुम रोना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह बच्चों की ज़ुबान सुनता है जिमल। वो तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। तुम अल्लाह से इल्तिजा करना कि वो मुझे आग में न डाले। वो गिड़गिड़ाए थे। वो जहन्नम की आग से किस कदर खौफज़दा थे। जिमल अब उनके लिए दुआ कैसे करे? क्या वो कभी उनके लिए दुआ कर सकेगी दिल से? वो मुझे माफ़ी दिलवा दे, माफ़ी दिलवा दे, माफ़ कर दे, माफ़ी दिलवा दे, माफ़ी दिलवा दे। तो क्या कुदरत ने उसके साथ खेल खेला था? वो यहाँ कब्र नहीं, माफिया तलाश करने आई थी। उसका इस्तेमाल किस कदर आसानी से लिया गया था। कुदरत के इस बदरंग खेल पर उसे मजीद रोना आया। यशब अंकल अक्सर गुस्से में डेड से झगड़े के दौरान उन पर ज़ोमाइने तंज किया करते थे, जिसे सुनकर डेड खामोश हो जाया करते थे। वो उन ज़ोमाइने बातों को कभी नहीं समझ सकती थी और अब उससे कुछ भी पोशीदा नहीं रहा था। डेड की बीमारी की मौजूदा सूरत हाल, उसकी वजूहात भी डेड का भी सदीम अंकल की तरह एहसास गुनाह सवा हो गया था। मेरी पुरानी चीज़ों में मेरा माजी नहीं है और मेरे माजी में कुछ भी नहीं है। डेड ने झूठ बोला था। उनके माजी में तो इतना कुछ था कि आने वाले 7 नस्लों को तबाह बर्बाद कर सकता था। यकीन ना करने की कोई वजह उसके पास नहीं थी। नानू वक्तन फवक्तन उदास चेहरा लिए जिमल को बता चुकी थी कि निगार की पहली शादी का तजुर्बा बहुत बुरा रहा था। कुदरत ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की थी। उसके डेड की पहली शादी पाकिस्तान में हुई थी और यकीनन निगार आंटी से ही हुई थी। सदीम अंकल को माफ़ी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा था कि वो कत्ल जियान के दोस्त ने किया था। ये शब्द नाम था उसका। और अब कमरे में बंद निगार आंटी कह रही थी कि मेरी इज्जत के साथ खेलने वाले वो 3 थे, सदीम, यशब और जियान आलम। इतने भयानक इत्तेफाक झूठे नहीं हो सकते थे। वो जानती थी वो जिन असबाब को दरियाफ्त करने यहाँ आई थी, जिस मजबूत महर्रक का खोज उसे दरकार था, वो अब उसके सामने था और उस तरह था जिस तरह शफाफ आईना होता है। उस आईने में उसे सदीम अंकल, यशब अंकल और अपने डेड की सूरत को भयानक अक्स नज़र आ रहे थे और वो अपनों के बदरंग चेहरों से ही खौफ खा रही थी। उस खौफ से बेहतर था उसे मौत आ जाती। इस इंकशाफ से भला था कि गार के दहाने उस पर बंद कर दिया जाता। गुप अंधेरे में अपनी ज़ात के वसवसे होते, अपनों के नहीं। वो अपनी बेकरारी का कोई भी हल जानने से कासिर थी। दिमाग के साथ साथ अब उसका दिल भी फटा जा रहा था। आंसुओं ने जब तक के और चादरों को खूब अच्छी तरह से भिगो दिया था। वो झटके से बेड से उठी थी। एक हल उसने जल्द ही निकाल लिया था। जहन में कोई घंटी बजी थी और उसने लब्बैक कह दिया था। मुझे इस घर से भाग जाना चाहिए फ़ौरन, अभी, इसी वक्त। किसी एक को भी खबर हुए बगैर, ये पता चले बगैर कि मेरा सदीम, यशब या जियान आलम नामी इंसानों से गहरा ताल्लुक़ है, वरना फिर ये मुझे कत्ल करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। उसने सोचा, अपनी महदूद इख्तियार के मुताबिक बिल्कुल ठीक सोचा और फिर अपनी सोच पर फ़ौरन ही अमल दरकार शुरू कर दिया। सूटकेस खोलकर उसने अपना सारा सामान और लिबास वगैरह उसमें डालना शुरू कर दिए थे। जूते, बैग्स, जो जो चीज़ें उसकी नज़रों के सामने आती गई वो बिना तरतीब के उसे सूटकेस में ठूसने लगी थी। फिर उसने ड्रेसिंग पर पड़ा अपनी मेकअप की चीज़ों को ही एक झटके से ही दोनों हाथों में थाम लिया था और दोनों भरे हाथ सूटकेस के अंदर उलट दिए थे। कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ पर पड़ी थी या घर के किस कोने में है, उसने उस मामले में ज़्यादा नहीं सोचा था। उसने अपने जहन को ज़्यादा थकने नहीं दिया था। उसे अब इन चीज़ों की ऐसी कोई चाहत भी नहीं रही थी।
बस वो उस घर में अपनी मौजूदगी के तमाम निशानात ख़त्म करना चाहती थी। हैंडबैग में पड़े अपने पासपोर्ट को देखकर उसने तसल्ली की और तभी उसकी उंगलियों से शीशे की एक बोतल टकराई थी। तेजी से काम करते करते उसके हाथ रुक गए थे और दिल पर एकदम से पहाड़ जैसा बोझ आ गिरा था। उसी बोझ को उठाए उठाए उसने उस बोतल को भी बाहर निकाल लिया था। आंखें बंद करके आंसुओं को जब्त किया। या अल्लाह, अगर इम्तिहान में हर सूरत नाकामी ही मेरा मुकद्दर थी तो तूने मुझे कामयाबी के ख्वाब क्यों देखने दिए। उसने गिला किया। वो दोबारा रोने बैठ जाती अगर चुपके से उसे यहाँ से निकलना जाना होता, लेकिन एक मसला दरपेश था। वो उस बोतल को साथ ले जाए या यहाँ छोड़ कर जाए। लम्हों में बहुत ज़्यादा ही सोच लेने के बाद उसने बोतल को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। बासिल खुद ही समझ जाएगा। वो एक लंबा खत भी ज़रूर लिख देती अगर उसके पास इतनी हिम्मत होती। जल्दी जल्दी हाथ चलाती। वो अपना सूटकेस बंद कर रही थी जब एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा और उसने शदीद खौफ के बाद एक दिलरोज चीख मारी थी और पलटी। बासिल हैरत की तस्वीर बना उसे देखने लगा। क्या हुआ जिमल? उसके चीखने जैसे उसे खौफजदा कर दिया था। खैरियत? वो पूरी तरह से गड़बड़ाई थी। वो बासिल की इतनी जल्दी आमद को तवक्को नहीं कर सकती थी। बासिल ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा, फिर उसके पीछे सामान को जिमल सूटकेस के आगे खड़ी होकर उन्हें छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। कहीं जा रही हो? उसने पीछे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं नहीं, ये तो। तुम्हारी तबीयत ठीक है जिमल? हाँ बिल्कुल। वो कुछ भी सही तरीके से बोलने से कासिर थी। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, बासिल ने कहा। वो अपने दोनों हाथ मलने लगी। बासिल ने उसकी आंखों में झांका। तुम रो रही हो? और इस बार उसने अपनी गर्दन झुका ली। तुम बहुत ज़्यादा रो चुकी हो जिमल, वो कह रहा था। ठीक कह रहा था। मुझे बताओ क्या हुआ जिमल? किसी ने कुछ कहा है? वो बेचैन हुआ था। नानू ने कुछ कहा है? वो उसे दोनों कंधों से पकड़कर पूछने लगा। उसकी इस बेचैनी ने जिमल को मजीद बेचैन कर दिया था। वो मुजरिम सी बन गई थी और जिमल का दिल क्या कि उसके सीने के साथ लगकर फूट फूट कर रो दे, दिल का सारा गुबार निकाल दे और उसे सब बता दे जो वो पूछ रहा था। बताओ जिमल, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसने कहा है? हाँ कहा है, निगार आंटी ने, और इस तरह कहा कि मेरे सारे असासे ही छीन लिए, मोहब्बत भी। लेकिन वो निगार आंटी का नाम कैसे लेकर कहे कि उन्होंने क्या कहा है? वो सब कैसे बताए? जुबान, रूह, दिल और दिमाग क्या उसका साथ देंगे? क्या वो गश खाकर गिर नहीं जाएगी? अपने डैड को मिस कर रही हूँ, उसने झूठ बोलते हुए नजरें झुका ली थी। हर परेशानी का हल उसने खूब निकाल रखा था। डैड। ओह, बासिल ने गहरा ठंडा सांस लिया था, जैसे उसकी जान में जान आई हो। सब ठीक हो जाएगा जिमल, तुम भी ना बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। वो प्यार से उसे समझाने लगा। शायद वो कहना चाहता था कि तुम बहुत जल्दी परेशान कर देती हो। नानू बता रही थी कि तुम चंद दिन पहले डर कर रात को उठ भी गई थी, बहुत बुरी तरह से, और फिर रोने भी लगी थी। वो तस्दीक कर रहा था। उसकी बात के साथ ही जिमल को उस रात का ख्वाब भी याद आ गया था। तो वो ख्वाब इशारा था और हकीकत भी। एक दरख्त की जटाओं ने उसे मजबूती से थाम लिया था। वो अपना आप छुड़ाते ही, लेकिन मजबूत जटाएं उसके वजूद की गिद्द बल पर बल देती रही थी। उसका दम घुटने लगा। जिमल नहीं जानती थी कि वो सब क्या था, और अब समझने में उसे कोई दुश्वारी नहीं थी कि वो सब क्या था। वो बदला था, मकफाते अमल था, और वह अनजाने दरख्त बरगद का था। उस ख्वाब की ताबीर का एक हिस्सा ये था। बहुत से हिस्से अभी बाकी थे और अनकरीब पूरे होने वाले थे। जो वो ये जान लेती तो खुदकुशी कर लेती। तुम भी यशाद से अपना इलाज करवा लो। नानू इस तरह उठ उठ कर रातों को तुम्हारे पास आती रही तो सुबह शॉप पर नहीं जा सकेंगी। वो हंसा था और जिमल बमुश्किल मुस्कुरा सकी। वो खामोशी से उसकी मासूम फरिश्ते की शक्ल देखने लगा। जिमल बेटी, सारा खाना फर्श पर गिरा हुआ था। नानू भी वहीं आ गई थी। बासिल, तुम आ गए? जी अभी आया हूँ। यशाद को कहीं जाना था इसलिए मैं घर आ गया। मुझे ठोकर लगी थी नानू, इसलिए खाना गिर गया। उसने झूठ नहीं बोला था। उस ठोकर ही तो लगी थी, लेकिन दहलीज की नहीं, किस्मत की। और ये ठोकर भी ऐसी थी कि वो सालों उठ ना सकती थी। कोई जख्म नहीं था, फिर भी वो लहूलुहान थी। कोई बात नहीं, मैंने साफ कर दिया है और निगार को और भी दे दिया है। तुम फिक्र ना करो, नानू कहती हुई बाहर चली गई थी। तुम्हारा इस तरह रोज़ अम्मी को खाना देना अम्मी को बहुत अच्छा लगता होगा, बासिल ने उससे कहा। लेकिन वो ऐसी बातों का इजहार नहीं करती। अफसुर्दगी से वो खलाओं में देखने लगा। और अगर इसको इल्म हो जाए कि उसकी माँ को जिंदा दरगोर करने वालों में से एक की बेटी उसके सामने खड़ी है इस वक्त, तो ये मेरे साथ क्या करे?
खौफ से वो मजीद ना सोच पाई। बासिल खुद कलामी करता हुआ अपनी अम्मी की चंद बातें उसे और भी बता रहा था, जिसे जिमल तवज्जो से सुन नहीं पा रही थी। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। वो बस बासिल को देख रही थी, भीगी आंखों के साथ। बाहर जैसे जोबन पर पहुंचकर जल गई थी। हबीबुल्ला रोड पर तपिश बढ़ने लगी थी। पुराने मकान की सुर्ख ईंटों देखते देखते खाकिस्तर हो गई थी। खिड़कियों के रंगीन शीशे बेरंग होने लगे थे। उस सारी सूरत हाल ने नानी के दिल पर बड़ी गहरी उदासी तारी कर दी। पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। जिमल का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। नानू उसकी हालत देख देख कर परेशान रहती थी। डॉक्टर्स की दवाएं बेअसर जा रही थी। उसकी हालत संभल ही नहीं रही थी और कमजोरी रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। पूरा एक हफ्ता नानू दुकान पर भी नहीं जा सकी थी। वो जिमल के सिरहाने बैठकर उसके माथे पर ठंडी पानी की पट्टियां भिगो भिगो कर रखती रहती थी। बासिल भी परेशान हो गया था और यशार भी। मामूली बुखार था जो बढ़ता ही गया था। नानू रोज डॉक्टर से उसका मुआयना करवा रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसके मर्ज की तशखीस डॉक्टरों के बस में नहीं है। उसके मर्ज की तशखीस तो हो चुकी है। घाटा हर तरफ से, मोहब्बत से भी और अपनों से भी। बेबसी एन गुज़िश्ता में जाकर सब से ठीक करके आने की और लाचारी याददाश्त खो देने की। सदीब अंकल, उसके बचपन के दोस्त, उनका दामन दागदार निकल आया था जिसकी उसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी। उसके डैड, जिन्हें वो आज से पहले तक फरिश्ता समझती आई थी, शैतानों की सफ़ों में खड़े पाए गए थे। यशब अंकल, उसका सौतेला बाप, वो एक कातिल थे। उसकी मोहब्बत जो बेलौस थी, बेगर्ज थी और मुखलिसाना, उस मोहब्बत का गला बस अब घुटने के ही करीब था। वो बीमार ना होती, कैसे ना होती। दिन रात सोच सोच कर वो अपनी हालत मजीद बिगाड़ने लगी थी। उसका चेहरा भी अपना रंग रूप खो देने लगा था। बस करो यार, ठीक हो जाओ अब। बीमार रहने का ड्रामा करके बहुत प्यार समेट लिया तुमने नानू का। बासिल उसके कमरे में आकर अक्सर उस तरह की बातें किया करता था, उसे हंसाने के लिए, उसकी मुस्कुराहट देखने के लिए। और वह बुखार से इतनी बेहिम्मत हो गई थी कि उसकी खातिर भी मुस्कुरा नहीं सकती थी। नानू ने एक दो बार उससे पूछा था कि क्या वो उसके डेट से उसकी बात करवा दें या उन्हें उसकी हालत के बारे में बता दें। जवाबन जिमल ने इनकार कर दिया था। फिलहाल वो डेट की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहती थी। मौसम ने बड़े दिनों बाद करवट बदली थी और वो उजला उजला सा दिन हर तरफ छा गया था। सर्दी हो या गर्मी, बाहर हो या खिज़ा, धरती पर ज़्यादा दिन अपना काम रखे तो उकताहट का बास बन जाती है। मौसम का वो तसलसल उस दिन का इख्तिताम पसीर हो जाता है। बासिल ने पीछे पलटकर दरख्तों के साए में गुमसुम बैठी जिमल को चिल्लाकर पुकारा, धूप इतनी तेज भी नहीं है और जितनी तेज है उसकी तुम्हें ज़रूरत है। जिमल बासिल की बात सुनकर वहीं बैठे बैठे ही फीकी सी मुस्कुराहट से मुस्कुराई थी, लेकिन वह उठकर उसके करीब नहीं आई थी। बासिल ने मसनूई झील के करीब पैर लटका बैठा था और झील के पानी में मछली पकड़ने की डोरी कांटा डाले इंतजार की गुफ्त से दो चार हो रहा था। आज जिमल की तबीयत बड़े दिनों बाद कुछ बेहतर महसूस हुई तो उन्होंने बासिल को कहा कि वो उसे कहीं ले जाए। उस तरह उसका ध्यान भी बटेगा और ताज़ा हवा भी मिलेगी। 2 हफ्ते से कमरे में बंद है। बासिल को क्या एतराज़ हो सकता था भला, लेकिन जिमल ने इनकार कर दिया था। मेरी तबीयत अभी इतनी बेहतर नहीं हुई नानू कि मैं कहीं जा सकूं, उसने जवाब पेश किया था। बीमारी की नकाहत है, तुम्हें और कुछ भी नहीं है। आरजी बीमारी को हावी कर लिया है तुमने। खुद पर बाहर निकलोगी तो बेहतर महसूस करोगी। नानू ने उसकी बात की कोई अहमियत नहीं दी थी और उसे ज़बरदस्ती गुसल खाने में भेज दिया था। खुद नानू ने उसके वार्डरोब से खोलकर उसके लिए एक उजले रंगों वाली फ्रॉक प्रेस करती रही थी। नहाकर और नए कपड़े पहनकर वो फ्रेश हो गई थी, लेकिन पार्क में आकर उसकी हालत फिर वही हुई थी। झील का पानी गदला था जो उसे सिया लगा। दरख्त सरसब्ज थे और सारे के सारे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी चटाई नहीं थी और शाखें हिलाते झुलाते हुए जैसे वो उसे कोई धमकी दे रहे थे। बड़े जब से उसने अपनी बेसाख्ता चीखों को रोका, खुद को ये बावर करवाते हुए कि ये उसका वहम है, सिर्फ वहम। भला दरख्त भी किसी का गला घोट सकते हैं, किसी को कत्ल कर सकते हैं, खुद को समझाते हैं। हाँपती कांपती वो दरख्त को ही छाव तले नस्ब संगी बेंच पर बैठ गई थी। उसे अब एक एक चीज़ से डर लगने लगा था। दीवार से, दरवाजों से, खिड़कियों से। ये सूरत हाल डरावने ख्वाबों से भी ज़्यादा असियतनाक थी। पहले वो नींद से डरती थी और अब बेदार रहने से।
यहाँ लिखा है, अगर मछली कांटे में ना आ रही हो और आप बोर हो रहे हो तो किसी अपने से बातचीत शुरू कर दें। बासिल ने बैठे बैठे गर्दन मोड़कर दोबारा चिल्लाते हुए कहा था। वो उससे काफ़ी फासले पर बैठी थी। अपनी बात उस तक पहुँचाने में चिल्लाना पड़ रहा था। बात सुनकर जिमल मुस्कुराई और चारों नाचार बेंच पर से उठी। वो भला बासिल को क्यों बोर कर रही थी? आहिस्ते से चलती हुई वो बासिल के करीब आने लगी, ये सोचते हुए कि मैं झील के पानी के करीब नहीं जाऊंगी, फिर पानी मुझे कैसे दबोएगा। हाँ, झील में कोई जिन भी नहीं है जो बाहर निकलकर मेरी गर्दन मरोड़ देगा। सब सोच है मेरी, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। डरते डरते वो बासिल के पास सरसब्ज घास पर बैठ गई थी। पहले तो वो बड़ी देर तक पत्थर आंखों से झील के पानी को देखती रही थी, और जब काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी वहाँ से कोई जिन बरामद नहीं हुआ था और उसकी तसल्ली हो गई थी, तो घुटनों पर चेहरा टिकाकर वो घास में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। बासिल तिरछी आंखों से उसे देखता रहा था। कोई बात करो, उसने कहा। कैसी बात? उसने चेहरा ऊपर न उठाया। कोई भी जो यहाँ के माहौल से मुताबिकत रखती हो। मेरे पास तो अब काल कोठरियों से मुताबिकत रखने वाली बातें हैं, वो तुम्हें कहाँ अच्छी लगेंगी और तुम क्या समझोगे उन्हें? दुख से वह सोच कर रह गई थी। जब मैंने तुम्हें होटल की लॉबी में पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि ये कोई छोटी बच्ची है जो मैगजीन पढ़ रही है। मुझे हैरत हुई थी, अगर तुम कद में बड़ी न होती तो मैं वाकई तुम्हें कोई नन्ही सी बच्ची ही समझता। वो खुद ही खुद बोला और बताकर फिर हंसने लगा। हैरान तो मैं भी हुई थी तुम्हें देखकर। तुम्हारी शक्ल यशार भाई से मिलती है ना, तब उनसे मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी। हाँ, मेरी शक्ल यशार भाई से काफ़ी मिलती है। उसने उसकी बात की तायद की थी, और यहाँ आकर मालूम हुआ था कि तुम दोनों भाइयों की शक्ल निगार आंटी से मिलती है। हाँ, हम दोनों की शक्ल अम्मी से मिलती है। उसने फिर तस्दीक की थी, लेकिन इस बार बड़े धीमे लहजे में, और इतने धीमे कि जिमल को बड़ा ध्यान लगाकर सुनना पड़ा था। निगार आंटी, वो कुछ कहना चाहती थी। ओह, शायद मछली आ गई कांटे में। उसने उसकी बात काटी, और ऐसा कमोबेश तीसरी बार हुआ था। उसके मुँह से जब भी निगार आंटी का लफ्ज़ अदा हुआ था, बासिल ने ऐसा ही किया था। वो खुद से बता देता था जो वो चाहता था, या जो बेइख्तियार उसके लबों पर आता था, लेकिन जिमल के तशवीश ज़दा जुमलों की तसल्ली शायद उसके पास नहीं थी, या वो बताना नहीं चाहता था। बासिल, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। ये आंख मिचौली का खेल काफ़ी दिनों से चल रहा था। जिमल तंग आ चुकी थी। अपने कंधे पर जिमल के नाजुक हाथ का लम्स पाकर बासिल चौंका। कहो, मैं निगार आंटी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, उसने दो टोक कहा था। हालांकि उसे याद था कि जब वो नई नई उस घर में आई थी और निगार आंटी से भी वाकिफ़ हुई थी, तो तब नानू ने उससे कहा था कि वो यशार या बासिल से कभी भी निगार के हवाले से कोई बात ना पूछे। उसने नानू की बात मान ली थी, उसे कुछ पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी। और अब उफ, ये हालात कितनी जल्दी पलटा खा चुके थे। अब वो उन सवालों की जवाबों की मोहताज बनी घूम रही थी। कहो, क्या तुमने कभी नानी से कुछ नहीं पूछा? उसने उसे लाजवाब किया था। पूछा है, उसने भी एतराफ़ किया था, और उन्होंने बताया भी है। फिर मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि नानू झूठ नहीं बोलती। उन्होंने तुमसे गलत बयानी नहीं की होगी। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, मेरा हौसला इतना मत आजमाओ जिमल। मैं तुम्हारे जितना बाहिम्मत नहीं हूँ। हम दोनों भाई अंदर से टूटे हुए हैं। नानू ने हमें जोड़ने के लिए हम पर बहुत सारी गोंद लगाई हुई है और फिर पॉलिश की हुई है, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया वालों से अलग न नजर आएं। और तुम चाहती हो कि नानू की सारी मेहनत अकारत जाए, मैं टूट जाऊं। खुश रंग जूट जो नानू ने मुझ पर लपेट रखी है, तुम उसके बल क्यों खोलना चाहती हो? उसकी आवाज़ भीग सी गई थी। वो बोलता रहा और सिमल का दिल फटने पर आ गया। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। वो माजूर खाना लहजे में बोली। उसे वाकई शदीद दुख हुआ था। अम्मी के साथ उनकी किस्मत ने कुछ बुरा किया। क्या बुरा किया, ये नानू ने हमें कभी नहीं बताया। शुरू में वो टाल दिया करती थी, फिर जब हम बड़े हुए और ज़्यादा सवाल पूछने लगे, खास करके यशार, तो नानू ने अपने सर की कसम देकर हमसे वादा लिया था कि हम आइंदा अम्मी के बारे में उनसे कुछ नहीं पूछें, वरना फिर वो हमें छोड़कर कहीं भी चली जाएंगी। जाहिर है, उस दिन के बाद हमने नानू से फिर कभी कुछ भी नहीं पूछा था, और न ही हुमायूं मामू से। जिमल को उस मौजू को छेड़ना ही हिमाकत लगी थी। वो जो दर्द की एक खास हद में जी रही थी, अब बासिल के अपनी अम्मी के बारे में एहसासात जानकर वो हद फैलांग चुकी थी।
मज़ीद पूछने और जानने पर वो दर्द के अलावा और कुछ हासिल नहीं कर पाएगी, उसे अंदाज़ा हुआ था। पर देर से हुआ था। बासिल अब बहुत दिनों तक बेहतर मूड में आने वाला नहीं था। दोपहर आहिस्ता आहिस्ता दोनों की खामोशी की तरह ढलने लगी थी और शाम की उदासी लम्हा बलम्हा बासिल की आंखों में उतरती जा रही थी। जिमल मैडम का फ़ोन आया था। डेविड ने उनके कमरे में आकर उन्हें बताया, तब आप सो रहे थे। उसने मजीद कहा, वो अब भी सो रहे थे। आंखें तो खुली थी लेकिन हवास ख्वाबदीदा थे। क्या कह रही थी जिमल? उन्होंने कहा कि मैं आपके पाकिस्तान जाने की टिकट कंफर्म करवाऊं। ऐसा क्यों कहा जिमल ने? उन्हें ताज्जुब हुआ। वो आपको पाकिस्तान बुलाना चाहती हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। जिमल मैडम ने कहा है कि आपको उनकी बात मानने पर राज़ी करूं। जिमल पागल हो गई है पाकिस्तान जाकर। उनकी आवाज़ यकलख्त ही तेज़ हो गई थी। डेविड सहम कर पीछे हो गया था। जिमल को फ़ोन करो, उन्होंने डेविड से कहा। डेविड ने जिमल का नंबर मिलाया था। क्या करना चाह रही हो तुम? उन्होंने चिल्लाते हुए जिमल से पूछा। क्या कहा है तुमने डेविड से? मैं आपको पाकिस्तान बुलाना चाहती हूँ और ये कहा है मैंने डेविड से, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। और ये कुछ ऐसी अनोखी बात भी नहीं है। उसके लहजे में कुछ था। ज़ियान आलम हैरान से रह गए। तुम वापस कब आ रही हो? उन्होंने उससे सवाल किया था। क्या आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? वो बोली, मुझे उस मुल्क में नहीं आना। मैं वहाँ से सारे ताल्लुक अपने तोड़ चुका हूँ और आपकी सेहतयाबी के सारे इलाज यहाँ मौजूद हैं। ना चाहते हुए भी वो रुहासी हो गई थी। वो डेड के सामने इस बार कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। डॉक्टर यशान ने ना जाने तुमसे क्या क्या कहा है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। प्लीज़ डेड, मेरी खातिर आप यहाँ आ जाएं। तुम जो मर्जी कह लो, मैं वहाँ नहीं आने वाला। उनका फैसला जैसे अटल था। तो जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे मैं भी फ्रांस वापस नहीं आऊँगी। उसने नोक-टोक बात करके फ़ोन बंद कर दिया था और तकिए में मुंह छुपा कर रोने लगी थी। डेड के इनकार ने उसका हौसला मजीद पुस्त कर दिया था। टूट तो वो पहले ही चुकी थी, अब रेजा रेजा बिखरने लगी थी। हर तरफ से नाकामी जैसे उसका मुकद्दर बन चुकी थी। उसने बहुत हिम्मत से काम लेते हुए ये फैसला कर लिया था कि वो डेड को पाकिस्तान बुलाएगी, मगर उन्होंने यहाँ न आने की जैसे कसम खा ली थी। उसने सोचा था वो डेड को नानू, निगार आंटी, यशार भाई और बासिल के रूबरू कर देगी और फिर उस घर में एक तूफान आएगा जो शायद अपने साथ साथ उसे भी बहा कर ले जाएगा या खामोशी से उसके कदमों तले से बिना आहट के निकल जाएगा। फैसला उसने अपने तकदीर के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन डेड की जिद खामोश होते होते वो फिर से रोने लगी। रात में नानू ने उससे कहा था कि वो निगार आंटी को खाना दे आए। वो इनकार कर देती अगर नानू ट्रे उसके हाथ में न थमा देती। उस दिन के बाद वो दोबारा कभी निगार आंटी के कमरे में नहीं गई थी। वो वहाँ जाने से डरने लगी थी। अगर उन्होंने मेरे चेहरे से कुछ पढ़ लिया तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं ज़ियान आलम की बेटी हूँ, तो वो खौफ से सोचती रही। बड़ी आहिस्ते से वो कमरे में दाखिल हुई। निगार खिड़की की सलाखों से चेहरा जोड़े बाहर देख रही थी। एक एक कदम को बड़ी मुश्किलों से उठाती वो तक आई और ट्रे को उसने तख्त के किनारे पर रख लिया। निगार ने तभी चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा और जिमल की चीख निकलते निकलते रह गई थी। अनजाने खौफ के बस वो पीछे हुई थी। निगार ने उसे कुछ नहीं कहा था, फिर भी उसे ऐसा लगा था जैसे आंखों से वो उसे बहुत कुछ कह रही हैं या वो बरगद की चटाओं को हुक्म दे रही हैं कि उस लड़की की गर्दन से लिपटकर उसकी सांसें खत्म कर दो। हलक तक आए दिल को वो मुश्किलों से संभालते हुए बाहर निकली थी और अपने कमरे की दहलीज पार करने से पहले वो एक फैसला और कर चुकी थी। नानू, मैं बासिल से मिलने जा रही हूँ। बरामदे के फर्श पर जाए नमाज बिछाए नानू नमाज पढ़ रही थी और वो कब से उनके पीछे खड़ी उनके नमाज के खत्म हो जाने का इंतजार कर रही थी। नानू ने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाए तो जिमल ने उन्हें मुतला किया था। दुआ खत्म करके नानू ने पीछे पलटकर जिमल की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। कोई खास बात करनी है आज उससे? उन्होंने मायनी खेस लहजे में पूछा और उठकर जाए नमाज तय करने लगी। जी बहुत ज़रूरी, वो इस्लामाबाद जा रहा है ना आज, तो मुझे उसके जाने से पहले ये बात करनी है। तुम्हारी तैयारी में मुझे आज कुछ खास एहतमाम नज़र आ रहा है मेरी जान, वो उसके सरापे को देखते हुए बोली। जिमल ने तासुफ से गर्दन हिलाई थी। शायद वो बीमारी से उठी थी इसलिए नानू को बेहतर नज़र आ रही थी, वरना तैयारी तो सारी उसने ज़हनी की थी जो नानू को नज़र नहीं आ सकती थी। आप सब जानती हैं नानू, वो फीकी मुस्कुराहट समेत गोया हुई। आप मेरी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी वो आराइशी बोतल देख चुकी हैं और आप ये भी जानती हैं कि वो बोतल मुझे बासिल ने दी है। हाँ मैं जानती हूँ, नानू ने एतराफ़ किया।
उस बोतल को भी और बासिल की मोहब्बत को भी। आज उसी का जवाब देने जा रही हूँ, उसने बिना झिझके उन्हें बताया। नानू का रोशन चेहरा चमका और फिर ये क्लब थी बेचैन भी हो गया था। जिमल के हाथ में मौजूद हैंडबैग काफी छोटा था, उसमें वो यस के हर्फों वाली शतरंज नहीं आ सकती थी। तो क्या जिमल इरादा बदल चुकी थी? नानू परेशान सी हो गई। क्या जवाब दोगी जिमल तुम? क्या मैं पूछ सकती हूँ? नानू ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा था। जवाब तो वो देगा नानू। वो खड़ाऊ में देखने लगी। वो बासिल को सब कुछ बताना चाह रही थी, सब कुछ जो नानू उसे बता सकती थी। वो सब बताने जा रही थी। बहुत से जानलेवा लम्हों की कशमकश के बाद ये फैसला हुआ था। वो माजी की ऐनी शाहिद नहीं थी। वो एक जज के साथ तमाम वाक़यात ना बता सकती थी, ताहम वो ये ज़रूर बता सकती थी कि उसकी माँ के गुनहगार में से एक उसका बाप है। ये राज तो जब से उस पर अश्कार हुआ था उसे लम्हा बलम्हा मार रहा था। उस राज के फाश होने ने उसके बचपन के दोस्त सदीम अंकल की खुशगवार यादों को उससे छीन लिया था, अपने डेट के लिए अपनाइत से भरे जज्बे को भी। और ये राज अभी और भी बहुत कुछ छीनने की ताकत रखता था। उसे एकदम से सब खो देने का खौफ लाहक हुआ था और अब वो डरकर चीख मारने या भागकर किसी कमरे में जाने वाली नहीं थी। उसने उस खौफ का सामना करने की ठान ली थी। वो बासिल को अपने बाप के गुनाह के बारे में बताएगी और फिर ये बासिल पर मुनज़िर होगा कि वो अपनी माँ के साथ बदकारी करने वाले में से एक मुस्लिम की बेटी को अपनाता है या धुतकार देता है। दूसरे पहलू पर गौर करते हुए जिमल की रूह कांप जाती थी। वो खिसा रसीदा पत्तों की तरह कांप कर लर्ज जाती थी। क्या कह रही हो जिमल? नानू ने उसे चुकाया था। कुछ नहीं नानू, वो अफसरदगी से बोली थी। नानू ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ तख्त पर बैठा लिया था। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है जिमल। नानू उदास हो गई थी। उन्हें 100% यकीन हो गया था कि जिमल किसी वजह से बासिल को इनकार करने जा रही है। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी ही बातें करता रहता है, तुम्हें शायद यकीन न आए। उसने ही मुझसे इसरार किया था कि मैं तुम्हें इस घर में हमारे साथ रहने पर जोर दूं। नानू आंसू साफ करते हुए और हंसते हुए उसे वो सब बता रही थी जो उसे पहले से ही मालूम था। मोहब्बत में कशफ इंसानों को खुद ब खुद ही हासिल हो जाता है। वो दूर बैठे महबूब के दिल का हाल जान लेते हैं, उसकी सोचों उसके इरादों का उन्हें इल्म हो जाता है। तुम्हारा इनकार उसे दुख देगा जिमल। उसका इस्लामाबाद का टूर खराब मत करो मेरी जान। मैं उसे इनकार नहीं करूँगी नानू, उसने बताया, लेकिन उसे सोचना पड़ेगा नए सिरे से। वो क्यों सोचेगा? अब वो फैसला कर चुका है। बस तुम उसका दिल मत दुखाओ मेरी जान। मैं उसका दिल ही तो नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन क्या जिमल? नानू को उसका दोहरा रवैया समझ नहीं आ रहा था। बाज़ बातें कुदरत के साथ जुड़ी होती हैं नानू। इंसान बारिश से ये नहीं कह सकता कि वो उसके घर पर ना बरसे। वो मुझे आवाज़ के साथ बोली थी जैसे इंसान की इतनी बेबसी पर उसे रोना ही आ गया था। तुम आज मुझे हैरान कर रही हो जिमल। हैरान तो मैं रह गई हूँ नानू। क्या दुनिया असल से गोल थी? तुम फ्रांस से हो जिमल, वहाँ का माहौल यहाँ के माहौल से मुख्तलिफ है। बासिल ने बताया था कि तुम्हारा घर किस कदर खूबसूरत है, पर तुम फिक्र ना करो जिमल, हम जल्द ही घर बदल लेंगे। यशार और बासिल, नहीं नहीं नानू, ये बात नहीं है। आपको इस घर में रहते रहते काफ़ी अरसा हो चुका है, आप नहीं समझ सकती कि ये घर किस कदर फरद बख्श है। फिर क्या वजह है जिमल? तुम मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? और वो शतरंज? नानू की ज़बान से फिसला। जिमल की आंखों में एक रंग आया और गुजर गया, तो नानू जानती थी वो खामोश हो गई। हाँ, मुझे इल्म है उस शतरंज के बारे में जो तुमने दुकान के कारीगर से खास बनवाई थी। बासिल बहुत मासूम है नानू, अपनी वालिदा की तरह। मैं समझती हूँ कि मुझसे शादी करने के लिए उसे फिर से सोच विचार कर लेना चाहिए। निगार ने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत अजियत में गुजारी है। यशार और बासिल को माँ की तकलीफ ने ही हसास बना दिया है। नानू उदास हो गई थी। और आपको भी, जिमल ने कहा। नानू की आंखें भर आई थी। वो नानू की सूरत देखने लगी और दिल में सोचने लगी, किस कदर बेखबर है उस घर के मकीन। उन्हें अंदाज़ा तक नहीं है कि उन्होंने अपने घर में किसको पनाह दे रखी है, किस आतिश गिर मादे को, जो ज़रा सी चिंगारी से उनका सारा घर जलाकर राख कर सकता है। और अब ये राख होने का खेल बस शुरू ही होने वाला है। या ये घर जलेगा या वो खुद, कोई मौजज़ा ही होगा जो दोनों बच जाएंगे। मैं रात के खाने के लिए बहुत कुछ बनाऊंगी जिमल, तुम्हारे और बासिल की पसंद का। तुम दोनों ने आज मुझे बहुत खुश कर दिया है। नानू अपने आंसू साफ करते हुए खुशी से कहने लगी थी। उनके ख्याल में जिमल
बिला वजह के खदशे पाल रही थी, वरना बासिल तो उसे हद दर्द सा चाहता था और नानू को भी उस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। मैं आज फैसलाबाद नामी शहर जा रही हूँ नानू, ये ट्रीट फिर कभी सही। उसने उन्हें आगाह किया। वहाँ क्यों जा रही हो जिमल? एनजीओ? नहीं, मेरी डैड के दोस्त की बहन रहती है वहाँ, मुझे उनसे मिलना है। उसने झूठ नहीं बोला था, वो सदीम अंकल की बहनों से मिलने जा रही थी। वो उन्हें उनके आखिरी वक्त के लम्हात के बारे में बताना चाहती थी, और ये भी कि वो उन्हें किस कदर याद किया करते थे। वो उनसे भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए कहने वाली थी। वो चाहती थी कि उनकी बहनें भी उनके लिए दुआ करें। जब से निगार आंटी के जरिए उसे तमाम बात का इल्म हुआ था, तब से ही सदीम अंकल आग में चलते हुए उसके ख्वाब में आने लगे थे। ठीक है, तुम जाओ, देखना बासिल ये बात बताने के लिए मुझे फ़ौरन फ़ोन करें। नानू कहते कहते एकदम से रुकी। सिमल के ढीले लिबास के आस्तीन से कोई चीज़ लुढ़कती हुई नीचे आई थी और उसका हाथ थामे और सहलाते सहलाते नानू के हाथ से छू गई थी। नानू ठिठकी। एक पुरानी जंजीर और उसमें पिरोया हुआ कांसी का मकड़ी वाला लॉकेट। नानू ने जिसे सांप को छू लिया। वो झटके से परे हुई थी। उस लॉकेट को वो जानती थी, वो उससे पहले देख चुकी थी। कहाँ देख चुकी थी, उन्हें याद करने में एक लम्हा भी न लगा था। काफ़ी पुराना है ये नानू, जिमल ने उन्हें उसकी जांच पड़ताल करते हुए देखकर कहा था। काश वह नानू की पत्थर आंखों को भी देख पाती। कहाँ से लिया तुमने? सन्नाटे के आलम में वो बोली। उनके चेहरे पर सियाह बादल लहरा रहे थे। मेरे डैड का है। और सन्नाटे में जोरदार धमाका हुआ था। सियाह बादलों में बिजली कड़की और कड़कती ही चली गई। मेरे डैड का है, मेरे डैड का है, मेरे डैड का है। हबीबुल्ला रोड पर बाज गजिस्ट होती हुई बहुत दूर तक निकल गई। मेरे डैड का है। नानू के चेहरे के सारे रंग निचुड़ गए। उन्हें मौत की नवेद सुना दी जाती, लेकिन उस राज का भेद उन पर न खुलता। आज मैं अपने डैड को अपने साथ रखना चाहती हूँ, उसने आंसू भरी आवाज़ के साथ कहा था। वो अब खुद लॉकेट को छूते हुए खलाओं में गुम थी और नानू लम्हा ब लम्हा मजीद फटती आंखों से उसे देख रही थी। जिमल बहुत देर तक उनके बोलने का इंतज़ार करती रही। ठीक है नानू, अब मैं चलती हूँ। वह तख्त पर से उठी, उसने अपना हैंडबैग उठाया। नानू उसी तरह साकित बैठी रही। जिमल को एक गुना हैरत हुई। उसने नानू को अजीब सी नज़रों से देखा था। अगर वो अपनी ही किसी जहनी सोच में गर्क ना होती तो नानू की इस कैफियत को जानने की ज़रूर कोशिश करती या ज़्यादा अहमियत देती, लेकिन उसके पास फ़िलहाल वक्त नहीं था। बासिल 2-3 घंटे बाद इस्लामाबाद के लिए निकलने वाला था। वो आहिस्ता से चलती हुई बाहर निकल गई। वो नहीं जानती थी कि उसके उस छोटे से मकड़ी वाले लॉकेट के जाहिर होने ने नानू पर कैसी क़यामत ढा दी थी। वो क़यामत जो जमानो मकान लपेट दिए जाने के बगैर ही बर्बाद हो जाती है। नानू की आंखों के आगे न जाने किस किस दौर के मनाजिर घूमने लगे थे। जिमल के कमरे में आकर उन्होंने उसकी चीज़ों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वो खुदा से दुआ कर रही थी कि वो जैसा सोच रही थी वैसा ना हो। ये मकड़ी वाला लॉकेट सिर्फ एक उसने ही खरीद कर थोड़ी ना अपने गले में पहना होगा। वो खुदा से इल्तिजा करने लगी कि जिमल उसकी बेटी ना हो। अलमारी खोलकर उन्होंने उसके कपड़े उलट पलट किए, ड्रेसिंग टेबल के दराज खंगाल डाले, फिर दरवाजे की पुष्ट पर लगी खोटी से टंगे हैंडबैग्स में से एक में से उन्हें जिमल का पासपोर्ट मिल गया था। सरप्रस्त के खाने में ज़ियान आलम का नाम दर्ज था। नानू जोर से बेड पर गिरी थी तो उनकी दुआ कबूल नहीं हुई थी। जिमल ज़ियान आलम की बेटी है, ये बात उन्होंने नहीं सोची थी, बल्कि जैसे उनके सर पर खड़े मुल्कुल मौत के फरिश्ते ने उन्हें बताया था। धूप की तपिश से कोसी खिड़की की 500 सलाखें गर्म हो गई थी, फिर भी वो उन पर अपना चेहरा डाले बैठी थी, जैसे किसी बद्दुआ के नतीजे में वो एहसासात से महरूम कर दी गई हो, धुतकार दी गई हो। उसकी आंखें नम थी एक लंबे अरसे के जगहसाई को, जैसे उसने सहा था। रात तक का इंतजार खौफजदा था, बिजली की कड़क, बादल की गरज का भी। वो तो बोलने के लिए बेकरार थी, फिर जो ही उसने लब खोले, रात उसकी बिनाई में बस गई, बिजली के लहजे में समा गई और बादल की गरज आवाज़ में शामिल हो गई। सगीर रब्बानी, वो दुख की अजियत से चिल्लाई। क्यों झूठ बोला था आपने मुझसे? अब सच भी सुन ले। मकड़ी नौज़ायदा शिकार के किरदारे बुंदे तो बिजली बस आसमान में ही चमकती है। खाकिस्तरी पत्ते दाएं बाएं बिखर कर फड़फड़ाने लगे थे। जुलेखा भी, वो रहमान है, रहीम है, बारी है, हादी है, आदिल है, वो दर्द कसाम है, कहार भी है, कासिरे कल्ब भी है, और वो तो छाँव धूप में ऐसी बदली गोया आलम बदल रही हो। वो तो प्यार साज है, लहजे की कड़क ऐसी थी जो धरती वालों ने कभी नहीं सुनी थी, और आवाज़ में वो गरज थी कि बादल पर अपनी कम मायगी का एहसास हुआ।
एक एक करके सातों आसमान में दरारें पड़ गई थी। 12 के 12 बरस अपने मदारों से दाएं बाएं हो गए थे। मुद्दतों पुरानी जंतरियां खून आलूद हो रही थी। बासिल, मेरी बात गौर से सुनो। नानू ने बासिल को कॉल की थी। 2 मिनट लगे थे उन्हें सारे फैसले करने में, जिस राज को वो पिछले 28 सालों से अपने सुलगते सीने में लेकर घूम रही थी। अब दुनिया भर के माहिरीन भी आ जाते तो उन्हें उस राज को राज रखने के गुण नहीं बता सकते थे। जिमल बासिल से मिलने जा रही थी और नानू चाहती थी कि बासिल जिमल के वहाँ पहुँचने से पहले पहले ही सब जान ले। सारी बात समझने के लिए तुम्हें तहम्मुल से काम लेना होगा बासिल, रुहासी आवाज़ में उन्होंने कहा। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। खुदा के लिए दरमियान में कोई सवाल मत करना, उन्होंने कहा तो हूं की मध्यम की आवाज़ के साथ उन्हें आमद की दी गई थी। नानू रो देने के करीब थी। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और मेहनत से बनाए नवादरात को अपने ही हाथों तोड़ देने वाली असलियत के साथ बोलना शुरू किया। वो गलत थी। उन्हें लगा था वो नवादरात टूटने पर जो शोर उठता है वो सिर्फ इंसान को बहरा ही तो करता है। अजियत बस लम्हाती ही तो होती है। बोलते बोलते उन्हें अंदाजा हुआ था कि टूटे नवादरात के टुकड़े चुन चुन कर इकट्ठे करना इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। फिर उन टुकड़ों को संभाल कर रखना या फेंक देना अपना गला खुद घोट देने के मुतरादिफ होता है। नानू बोलती रही, बताती रही और आंसू बहते रहे। बताने वाला हर हर्फ पर बिखर रहा था और सुनने वाला। उन्होंने बासिल को वो सब बता दिया था जो आज से 30 साल पहले सब पर बीता था। ऊंची मौजों का सैलाब जिसने सबकी जिंदगियों को निकल लिया था। निगार, सियान आलम, सदीम, यशब, जुलेखा भी, खुदायार, हुमायूं, गुलनाब आलम, सगीर रब्बानी। उन्होंने कुछ नहीं छुपाया था। अब कोई बात छुपा कर रखना मजीद घाटे का सौदा था। वो सुर्ख ईंटों से बने उस घर को सियाह होते नहीं देख सकती थी। यशार बासिल को जो कसम उन्होंने दी थी वो उन्होंने खुद ही तोड़ दी थी और उसका कफ़ारा भी वो खुद ही अदा कर रही थी, झुलसती रूह और सुलगती आंखों के साथ। मजीद एक आखिरी बात उनसे बताई ही नहीं जा रही थी, बस किसी भी सूरत बताई नहीं जा रही थी। बेचारगी से उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, बिना बासिल को कोई सवाल पूछने की मोहलत दिए बगैर, और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो आने वाले वक्त के लिए तैयार थी। बासिल उनसे उस बात का शिकवा ज़रूर करेगा कि उन्होंने इतनी देर तक ये बातें उनसे क्यों छुपाए रखी। हो सकता है वो नाराज़ भी हो जाए, लेकिन वो उसे मना लेंगी। वो उनसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता, लेकिन आने वाला वक्त उनकी सोचों से बढ़कर भयानक होगा। उन्हें इस बात का गुमान तक नहीं था। अपने तौर पर उनका फैसला दुरुस्त था कि वो बासिल से अब किसी बात का पोशीदा नहीं रखेंगी ताकि वो कभी नानू से शिकायत ना कर सके। जिमल के साथ कोई ताल्लुक जोड़ने से पहले वो सब जान जाए कि वो ज़ियान आलम की बेटी है जो उसकी माँ को उस हालत में पहुँचाने का जिम्मेदार है। तबाहकारियों से बचने के लिए नानू ने जो रास्ता इख्तियार किया था वो मज़ीद तबाहकारियाँ लाने वाला था। 15 मिनट की गुफ्तगू में नानू को इस बात का शक भी नहीं हुआ था कि आंसू भरी आवाज़ के साथ वो जो कुछ बता रही थी वो बासिल ने नहीं बल्कि यशार सुन रहा था। इस्लामाबाद के टूर के लिए हर चीज़ ज़ेरे बहस आ रही थी। सारे काम आखिरी मराहिल पर थे। उसी वजह से बासिल यशार के ऑफिस में मौजूद था। बासिल को अपने साथ लेकर जाने से पहले वैसे भी यशार को उसे बहुत हिदायतें देनी पड़ती थी। तभी जिमल का फ़ोन आया था। ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, आ जाओ, फ्लाइट में अभी काफ़ी टाइम है। बासिल ने फ़ोन बंद करके यशार के टेबल पर ही रख दिया था। फिर बाकी हर बात समझकर वो यशार के ऑफिस से बाहर निकल गया था और अपना सेल फोन उसके टेबल पर ही भूल गया था। थोड़ी देर बाद बासिल का फ़ोन फिर से बजने लगा था। यशार उसको बुलवाना चाहता था, लेकिन स्क्रीन पर नानू का नाम और तस्वीर देखकर उसने खुद ही फ़ोन रिसीव कर लिया। जी, फाइलें देखते हुए उसने नरमी से कहा। बासिल, मेरी बात गौर से सुनो। नानू की आवाज़ ने उसका सारा बटा हुआ ध्यान इकट्ठा कर दिया। उनकी आवाज़ में 7 समंदरों और 14 दरियाओं का शोर था। यशार आगे से एक लफ्ज़ भी ना बोल सका और न ही उन्हें यह बता सका कि वो बासिल नहीं यशार है। ना चाहते हुए भी वो खामोश हो गया। सारी बात समझने के लिए तुम्हें तहम्मुल से काम लेना होगा बासिल। नानू का ये लहजा बिल्कुल अनजाना था, डरा देने वाला भी। यशार की छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजाया था और खूब जोर से बजाया था। खुदा के लिए दरमियान में कोई सवाल मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के हवाले से कुछ बताना चाहती हूँ, तेज तेज आवाज में कहा गया। यशार का दौरानिया खून तेज हो गया। दूसरी तरफ चंद सानियों की खामोशी रही और यशार के लिए एक एक सेकंड सालों जितना तवील हो गया। निगार जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो उसका एक क्लास फेलो था, जियान। नानू ने जिस बात की तमहीद बांधी थी, अब अगर नानू को पता चल जाता
کہ وہ سب باسل کو نہیں بلکہ یشار کو بتا رہی ہیں۔ تو یشار پھر بھی ہر صورت ان سے ہر بات اگلوا کر ہی رہتا، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ نانو کو گمان بھی نہیں ہوا تھا، اور یشار سب سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے تیور بگڑتے گئے بگڑتے گئے بگڑتے گئے۔ درمیان میں کی گئی نانو کی بے تحاشا نصیحتوں کے باوجود بھی وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا اور بھرے ہوئے جام کی طرح چھلک گیا۔ اس جام میں تیزاب تھا۔ حبیب اللہ روڈ کے پرانے گھر میں ایک بوڑھی نانو رو رہی تھی، اور دور عالم روڈ پر اپنے آفس میں بیٹھا یشار بھی۔ دونوں ایک ہی ہستی کے لیے رو رہے تھے، لیکن یشار نانو کے برعکس رو رہا تھا، بنا آواز کیے۔ نانو کے سارے دلاسے بیکار ثابت ہوئے۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی ماں کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا اور وہ آج تک بے خبر رہا تھا۔ نانو نے کیوں دونوں کو اپنی قسم دی، اور اب وہ خود ہی کیوں بتا رہی تھی؟ یشار کو زیادہ دیر سوچنا نہیں پڑا تھا۔ نانو نے یہ عقیدہ جلد ہی کھول دیا تھا۔ زمل اسی لڑکے زیان کی بیٹی ہیں۔ وہ زمین کے آخری تہوں سے آخری آتش فشاں بھی باہر نکال لائی تھی، اور جو نکلتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ یشار کے چاروں اطراف لاوا ابلنے لگا، اور اس کی تپش نے اس کے اندر تک جلسا دیا تھا۔ اس کی سیاہ عجزہ بھری آنکھیں راکھ ہو گئی تھی۔ نانو نے روتے روتے کب فون بند کیا اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ سیل فون کان کے ساتھ لگائے ہی پتھر ہو گیا تھا۔ زمل اسی لڑکے زیان کی بیٹی ہے۔ یہ آواز اس کے کان میں ہی قید ہو گئی تھی، اور اب سلاخیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ میرا موبائل یہاں، باسل کہتا ہوا اندر داخل ہوا اور یشار کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ یشار؟ اسے دوبارہ یشار کو تیز آواز میں مخاطب کرنا پڑا تھا۔ یشار چونکا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ باسل نے پوچھا۔ یشار کوئی جواب نہ دے سکا۔ باسل دیکھ رہا تھا کہ کس طرح یشار کی آنکھوں کے دورے سرخ تھے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے بھویں جوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے فکر ہونے لگی تھی۔ یشار کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ یشار؟ باسل حیران ہوا، گھبرایا۔ یشار نے جلدی سے نظریں چرا لی۔ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے باسل، اس نے کہا۔ زیادہ خراب ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اسلام آباد نہیں جا سکوں گا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ ڈاکٹر کو کال کروں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس چکر ہیں۔ ایسا کرو اکیلے ہی اسلام آباد چلے جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، زیادہ پریشان مت ہو۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس تم ایسا کرو، ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکل جاؤ۔ یشار نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو فلائٹ میں کافی دیر، میرے ایک پرانے کالگ کو آنا ہے وہاں پہ، تم کو اسے گائیڈ کرنا ہے سیمینار کے حوالے سے۔ اب میں تو جا نہیں رہا، وہ دوسرے شہر سے ہے، اس وقت ایئرپورٹ پر ہی موجود ہے، اس لیے تم جلدی وہاں پہنچ جاؤ۔ کچھ بہتر محسوس کر رہے ہو تو چلو، میں وہاں لے کر تو تمہیں جا سکتا ہوں۔ اس نے جواز دیا۔ لیکچر کے لیے میں ان سے معذرت کر لوں گا، تمہاری موجودگی وہاں اوٹ کی قبولیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں۔ زمل کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے اس کو مجھ سے، باسل نے کہا، اور یشار اپنے ضبط کی انتہا پر پہنچ گیا۔ زمل کو میں بتا دوں گا کہ باسل کو جلدی جانا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ اس نے ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھایا اور باہر جانے لگا۔ اپنے نمبر کو کسی صورت بزی مت رکھنا، میرا کالگ تمہیں ہی کال کرے گا، اس نے ہدایت دی، جسے سن کر باسل ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ یشار اٹھ کر کھڑکی تک آیا۔ چند لمحوں بعد اسے باسل کا کار بلڈنگ سے باہر نکلتی نظر آئی تھی۔ تسلی ہو جانے کے بعد وہ واپس سیٹ پر بیٹھا۔ پہلے اس نے اپنے ایک دوست کو کال کی، پھر ملازم کو بلا کر اسے ڈسپینسری سے کلوروفارم کی بوتل لانے کو کہا۔ ٹیکسی سے اتر کر زمل نے ایک نظر اونچی بلڈنگ پر ڈالی تھی اور گہرے دکھ بھری سانس لی۔ مردہ ہمتوں کو مجتمع کرنا کچھ ایسا بھی آسان نہیں تھا۔ میں اسے یہ سب کچھ کیسے بتاؤں گی؟ سوچتے سوچتے اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھیں۔ اس نے فیصلہ تو بہت ہمت سے کر لیا تھا، اور اب جب اس کام کا وقت آ گیا تھا تو اس پر وحشت حاوی ہونے لگی تھی۔ سفر کے دوران بھی اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ واپس چلی جائے حبیب اللہ روڈ پر، اور پھر وہاں سے بھی واپس فرانس، اپنے گھر۔ یہ راز ہی رہنے دے اور اپنی محبت دفن کر دے، خود کو حنوط کر کے۔ لیکن اگر اس صورتحال نے ایک جوئے کی صورت اختیار کر لی تھی اور اسے اس جوئے میں ہر صورت مات ہی ملنی تھی، تو کیوں نہ وہ کھیل کا مزہ ہی لے لے۔ مردہ چال سے چلتے ہوئے وہ لفٹ تک آئی تھی، اور اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا تھا۔ خود وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ چند ثانیوں بعد لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ عقب سے کسی نے نکل کر ایک بھیگا ہوا رومال بڑی مضبوطی سے اس کے ناک پر رکھ دیا تھا۔
वो तड़प कर रह गई थी और सन्नाटे में आ गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि वो एक आवाज़ भी नहीं निकाल सकी थी। उसकी सांस उसके अंदर ही कहीं दब गई थी। उसने मजबूत हाथों को अपने मुंह नाक पर से परा करना चाहा लेकिन बेबस रही थी। मजीद वो थोड़ी देर ही और मुज़ाहमत कर सकी थी। नम रुमाल अपना असर दिखा रहा था। उसकी मुज़ाहमत ढीली पड़ती गई। वो होश खोने लगी और अंधेरा उसकी आंखों को तले छाने लगा था। मदहोश होते जहन में एक बात वाज़ेह थी कि वो अगवा की जा रही थी। एक आखिरी लफ्ज़ जो मुकम्मल नींद में जाने से पहले उसने बोला था वो ये था, डेड। जिमल। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। खुली खिड़की से सुबह की रोशन धूप अंदर आ रही थी। डेविड, उन्होंने पुकारा, फिर साइड टेबल पर पड़ी बेल को दबाया था। खामोश घर में घंटे की आवाज़ गूंजने लगी थी। थोड़ी देर बाद डेविड उनके पास आ गया। जिमल आ गई है क्या? नहीं सर, वो आ गई है, दरवाज़ा खोलो, देखो खिड़की में से वो मुझे पुकार रही है, उन्होंने कहा। डेविड हंसपे आदत वहीं खड़ा रहा। क्या वो वाकई नहीं आई? बिल्कुल नहीं सर। जवाब सुनकर वो खामोश हो गए। इस बार वो डेविड पर नहीं चिल्लाए थे। उसने मुझे पुकारा है डेविड, मेरा यकीन करो, उसने बहुत करीब से पुकारा है मुझे। वो उदास हो गए। आप उन्हें फ़ोन कर लें, डेविड ने मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है। वो खुश हो गए। नंबर मिलाओ जिमल का। डेविड ने उन्हें नंबर मिला दिया। मोबाइल ऑफ जा रहा था जिमल का। वो बेचैन हो गए। वो कहीं मसरूफ़ होंगी? नहीं, उन्होंने खुद से कहा। डेविड कोई और हुक्म ना पाकर बाहर चला गया था। घंटे के वक्फे के बाद जियान आलम ने उसे पुकारा था। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा डेविड, जिमल किसी मुश्किल में है। उसका मोबाइल मुसलसल ऑफ जा रहा है। उन्हें वाकई किसी पल चैन नहीं आ रहा था। तुम उसके एनजीओ के हेड ऑफिस फ़ोन करो, वो उसके होटल का नंबर दे देंगे। डेविड ने ऐसा ही किया था और वहाँ से जो मालूमात मिली थी वो उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। एनजीओ की तरफ से हमारा कोई भी ग्रुप पाकिस्तान नहीं गया, लड़की नर्म आवाज़ में डेविड को बता रही थी। और डेविड ने जियान आलम को, मिस जिमल आलम एनजीओ की मेंबर हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान किसी सर्वे के लिए नहीं भेजा गया है। मजीद आगाह किया गया। जियान आलम बदहवासी से डेविड को देखने लगे। फिर कहाँ है जिमल? इतनी दिनों से वो कहाँ है? उसने तो कहा था कि वो पाकिस्तान जा रही है, उन्होंने चीखते हुए पूछा। डेविड के पास उनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रहा। मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। जिमल का उनके करीब बैठकर उनको अपने पाकिस्तान जाने के बारे में बताने का मंजर उनके आंखों के सामने लहराया। फिर उसकी अलविदाई मुलाकात का भी। उन्हें वो मकड़ी वाला लॉकेट याद आया जिसे जिमल ने उस वक्त पहन रखा था। ये मेरा है, तुम जानती हो, तुम मेरे सामान की तलाशी लेती रही हो ना। जिमल ने सर झुका लिया था। वो ऐसा क्यों करती रही थी? वो खुद से बड़बड़ाए। मैं आपके पुराने घर गई थी, मॉडल टाउन। उसने एक रात उन्हें बताया था। आपकी सेहत याबी का सारा इलाज यहाँ मौजूद है। प्लीज़ डैड, मेरे खातिर यहाँ आ जाए। वो पिछले ही दिनों इसरार कर रही थी। वो पाकिस्तान ही गई है, लेकिन एनजीओ के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। उन पर इसरार खुला और दोनों हाथों से उन्होंने अपना सर थाम दिया। और अब जिमल किसी मुसीबत में फंस चुकी है। उन्हें 100% यकीन था। क्यों किया जिमल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि तुमने मेरे खातिर खुद को मुश्किल में डाल लिया। उनकी बेकरारी ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। मेरे पाकिस्तान जाने का इंतज़ाम करो डेविड, जल्द से जल्द, उन्होंने डेविड से फैसला कुन लहजे में कहा। खुद से क्या वादा वो वाकई तौर पर फरामोश कर चुके थे कि वो अब कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्हें पाकिस्तान से नफरत थी, शदीद नफरत। वो मुल्क किसी ज़माने में उनकी अजीज़ हस्ती को जिंदा निकल गया था। उनकी माँ को। आंखों से आंसू बहाते बहाते वो बेवक्त दोनों को याद करने लगे थे, जिमल को और गुलनाब आलम को। गुलनाब आलम हस्बे मामूल अपने दोस्तों के साथ गैर मुल्की दौरे पर गई हुई थी। घर खाली था, इसलिए सदीम और यशब हफ्ते भर से जियान आलम की तरफ ही रह रहे थे। रोज़ पार्टी चल रही थी। देख की ऊंची आवाज़, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, मुलाजिम भी तंग आए हुए थे। उस दिन भी तीनों दोस्त टीवी लॉन्च में मस्ती में बैठे हुए थे जब यशब ने निगार का जिक्र छेड़ा और जियान के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट डर आई। चीज़ थी वैसे वो भी एक। सदीम ने यशब की तायद की थी। वो बुढ़ा प्रोफेसर दरमियान में न आता तो उस लड़की ने अभी तक मेरे कदमों में ही बैठा होना होता। जियान याद करते हुए नखवत से बोला, अब तो गुस्सा थूक दे जानी, बदला ले तो लिया तूने भी खूब दिल से। यशब कहकर हंसने लगा था। हाँ, जो चाहिए था वो तो मिल ही गया था। वो भी हंसा, साथ सदीम भी। वो एक हफ्ता, हाय वो दिल नशीन हफ्ता। 2 साल गुजर गए, लेकिन उस एक हफ्ते की खुमारी अभी भी कायम है। जैसे अपने सीने पर हाथ फेरते हुए वो मस्ती से कहता हुआ,
सोफे की पुष्ट पर इतना पीछे हो गया था कि गिरने के बिल्कुल करीब हो गया। क्या कहती थी वो कि वहाँ सदीम और यशब भी थे? यशब ने ऐसे पूछा जैसे वो सारे वाक्य को फिर से सुनना चाहता था। हाँ, ज़ियान ने दिल खोल कर हंसा और मम्मी ने उस बात पर उसके मुंह पर एक कसकर थप्पड़ मारा था। उसके अपने माँ बाप उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो। तीनों मुश्तरका से ज़ियान सोफे पर सीधा हुआ। जब पहली रात उसका हाथ पकड़कर मैंने कहा था कि मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगा जब तक तुम खुद मेरा हाथ ना थाम लो, तो क्या बताऊं कितनी मोहब्बत से वो मेरे तरफ देखने लगी थी। मैंने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका था और बाथरूम में जाकर खूब हंसा था। तुम दोनों से वादा ना किया होता तो वो फहाश कोई करते करते फिर सोफे की पुष्ट से पीछे लुढ़क गया था। फिर उसे मुझसे मोहब्बत हो गई और मैं यही चाहता था। वो चुपके चुपके मुझे देखती, मैं हाथ पकड़ता तो शर्मा जाती। ये गरीब घरानों की लड़कियां भी ना, उसे लगने लगा था कि मैं वाकई उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। थू, याद रखेगी उसके आने वाली नस्लें भी कि किसी मर्द से उस तरह उलझने की ज़रूरत नहीं करेगी। ज़ैन गुस्से से अपने ही तरंग में बोलता चला गया। सदीम यशब खामोश रहे और हॉल में सन्नाटा गूंजने लगा। ज़ैन सोफे की पुष्ट से नीचे हुआ, फिर झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने गुलाब आलम खड़ी थी और तनव्वर की तरह तपता चेहरा लिए उसे देख रही थी। उनकी आंखें इस बात की गवाह थीं कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं और अब उससे वजाहत तलब नहीं करेंगी। सदीम यशब भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। गुलाब आलम ज़ियान के करीब हुई। चंदले में उसे ऐसे देखती रही जैसे यकीन कर रही हूँ कि वो उनका ही बेटा है कि नहीं, और फिर एक सन्नाटेदार थप्पड़ उन्होंने ज़ियान के मुंह पर दे मारा था। थप्पड़ की ज़रब और आवाज़ इस कदर तेज थी कि ज़ियान का सारा नशा उतर गया। चंगेज़ी और दूसरे मुलाजमीन भी भागते भागते वहाँ आए थे। गुलाब आलम की आंखों में खून उतर आया था, फिर ये खून आंसू में ढला। उनका वजूद ऊंचाई से गिरे मुजस्मे की तरह टूट फूट गया। लोगों ने कहा मैं बदचलन हूँ, आवारा हूँ, आज़ाद ख्याल हूँ, और मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाया कि अपने शोहर को मैंने जहर देकर मारा है। सारी ज़िंदगी मैं लोगों को झूठा कहती रही, आज फिर कहती हूँ लोग झूठे हैं। मैं तो इससे ज़्यादा की मुस्तहक हूँ। बदचलनी का लफ्ज़ मेरे लिए छोटा है। मैं आवारगी की हदूद से बाहर निकली औरत हूँ। तभी तो तुम जैसी औलाद को जन्म दिया है मैंने। आंसू उनकी आंखों से बह निकले। ज़ियान खामोशी से उन्हें देखता रहा। तुम वहाब के बेटे नहीं हो, तुम तो उसके बेटे हो ही नहीं सकते। वो तो बहुत नेक था, उसे मेरी बेइतनाई का गम खा गया। लोग ठीक कहते हैं, उसे मैंने ही जहर दिया है अपनी बेरुखी का। वो हद से ज़्यादा नेक था, मुझसे उसकी नेकी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसकी नेकी के आगे मुझे अपना आप बद लगता था। मैं उसके साथ निभा ना कर सकती, लेकिन उसकी मौत के साथ समझौता कर लिया मैंने। वो बाकायदा रोने लगी थी। तुमने मेरा खुद पर सम्मान ख़त्म कर दिया ज़ियान। मुझे लगता है तुम्हारी दफ़ा शायद मैंने वाकई कहीं मुँह काला किया होगा। मेरी कोख गुनाह आलूद हो गई, इसलिए तो तुम जैसा बेटा मेरे नसीब में लिखा गया। वो मज़ीद ऊंची ऊंची आवाज़ से रोने लगी। चंगेज़ी समेत घर के सारे मुलाजमीन गमगीन हो गए। वो लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, और तुम्हें उस पर बिल्कुल भी तरस न आया। किस मिट्टी के बने हो तुम ज़ियान? किसका खून है तुम्हारी रगों में? क्या खुदा ने मेरी बेवफाई का बदला तुम्हारी ही शक्ल में लेना था मुझसे? उनकी इस तरह के रोने से मतलब था कि वो मरते दम तक चुप होने वाली नहीं थी। तुमने मुझे भी बेखबर रखा, मुझसे गुनाह करवाया। तुमने कहा तुम उससे मोहब्बत करते हो, सिर्फ तुम्हारी खुशी के खातिर मैं वहाँ गई। वहाँ से इनकार हुआ तो तुमने कहा कि यूनिवर्सिटी में तुम दोनों के दरमियान बदमज़गी हुई थी, इसी बात इनकार हुआ है। तुम शर्मिंदा थे, निगाह से माफ़ी मांगना चाहते थे। मैं खुश हो गई। मेरा बेटा अपने बाप पर गया था, उसे अपनी गलती का एहसास था। वो सारी रात मैं खुशी से पागल होती रही थी। मुझे तुम पर गुरूर हुआ था, देखो, और खुदा ने मेरा गुरूर कैसे तोड़ा। जब्त करते करते वो फिर से रोने लगी। आंसू इस कदर तेज़ी से बह रहे थे कि उनका खुशनुमा चेहरा छुप ही गया था। वो बेचारी ठीक चिल्ला रही थी। वहाँ सदीम और ये सब भी थे। तुम तीनों ने उनके दिल को जैसे करार नहीं आ रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आई ज़ियान? तुम इतने गिर गए थे और अब तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? बोलो। मैंने तब थप्पड़ मारकर उसका मुंह बंद करवा दिया था। मुझे यकीन था मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैंने उसे बदकार कहा, हालांकि बदकार तो मैं खुद हूँ। तुम जैसे बेटे की माँ होना बदकार होने से कम है क्या? बस कर दे मम्मी, बस कर दे, बहुत हो गई। बिलाखिर खामोश ज़ियान भी चीख उठा, उन्हीं की तरह। मुझे गिल्टी फील मत कराएं, मैंने जो किया ठीक किया।
वो उसी की मुस्तहक थी। यूनिवर्सिटी में उसने सबके सामने मुझे गाली दी थी, मेरे मुंह पर चाय का कप फेंका था। उसके साथ ये सब ना करता तो क्या करता। वो चीखता चला गया। तुम उसके मुंह पर 100 थप्पड़ मार लेते। तुम मुझे बताते कि तुम इंतकाम की आग में जल रहे हो। मैं उस लड़की को तुम्हारे रूबरू करती, यूनिवर्सिटी में वो सबके सामने तुमसे माफ़ी मांग लेती और बस। लेकिन इतना सब कुछ करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी जियान? इतनी छोटी बात का बदला इतना बड़ा, इतनी बड़ी सज़ा। तुमने तो उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसके साथ साथ अपनी माँ को भी दाग कर दिया। मैं आपको बताता, कैसे बताता, कब बताता? आपको तो अपने दोस्तों यारों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी मेरे लिए। आपने तो कभी ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस हाल में हूँ। वो भी जवाबन बोला और गुलनाब आलम उसकी बात से लाजवाब हो गई थी। उन्होंने शोहर से बेइज्जती नहीं बरती, वो जान से गया। उन्होंने बेटे के साथ भी यही किया और उसने उनकी जान ही ले ली। बचपन से आज तक मैं यही सुनता आया हूँ कि मेरा असल बाप वहाब आलम नहीं था, और अब तो आप अपने मुंह से एतराफ़ कर चुकी हैं। तो बताएं मम्मी, मेरा असल बाप कौन है? गुलाम आलम हैरत से उसे देखने लगी। बताएं मम्मी, या फिर इस वक्त अब आपको ये भी याद नहीं है कि? यकलक थी गुलाम आलम ने एक चांटा मारकर उसका मुंह बंद कर दिया था और फिर उसके मुंह पर चांटों की बारिश कर दी थी। जियान उनके थप्पड़ों से बचता हुआ उन्हें परे करने लगा, लेकिन गुलाब आलम गुस्से में आपे से बाहर हो गई थी। पैदर पे वो जियान के गालों पर थप्पड़ों की बारिश करती रही थी कि अचानक से झटके से उनके हाथ रुक गए। गुस्से में जियान ने भी उनके मुंह पर एक चांटा मारना चाहा था और उसका हाथ हवा में ही साकित हो गया। गुलाब आलम उसको और उसके उठे हुए हाथ को देखती रही। मुलाजमों की आंखें जो आंसुओं से भर रही थी छलक गई। रुक क्यों गए? मारो, अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारो, तुम्हारी माँ इसी की मुस्तहक है। वो फिर से रोते रोते बोली। जियान ने उठा हुआ हाथ नीचे गिरा दिया था। कमरे के सन्नाटे में बदरूहों की चीखों पुकार गूंजती रही थी। गुलाब आलम ने साड़ी के पल्लू के साथ आंखें खुश की थी, फिर तनकर खड़ी हो गई। निकल जाओ जियान, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारी माँ आज तुम्हारे लिए मर गई है और तुम अपनी माँ के लिए दोबारा सारी जिंदगी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। वो जियान के चेहरे की तरफ देखे बगैर कह रही थी। ये घर मेरा है, वसीयत के मुताबिक आपको जाना है तो चली जाएं। जियान ने उल्टा उन्हें ही जवाब दिया था। गुलाब आलम की रही सही जान उस एक फिक्रे ने निकाल दी थी। तनकर खड़ा उनका वजूद भुरभुरी मिट्टी बन गया था। वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खड़ी थी, वरना अंदरूनी तौर पर तो वो पाताल की अथाह गहराइयों में जा बैठी थी। तमाम मुलाजिम बेआवाज़ रोने लगे। गुलाब आलम घर छोड़कर उसी रात चली गई थी और ऐसी गई थी कि वापस पलट कर नहीं आई थी। 2-1 माह बाद जब जियान का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसने उनकी तलाश शुरू की थी, लेकिन उन्हें नहीं मिलना था। वो नहीं मिली थी। इस दौरान वो सबसे यही कहता रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ वर्ल्ड टूर पर गई हुई हैं। गुलाब आलम कहाँ चली गई थी कोई नहीं जानता था। उन्हें ज़मीन निकल गई थी या आसमान खा गया था, इस बात का फिर कभी पता न चल सका था। उनकी तलाश से मायूस होकर एक दिन जियान ने अपना घर बार सब बेच दिया और सदीम यशब के साथ फ्रांस शिफ्ट हो गया। फ्रांस जाकर भी उसने अपने पुराने असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए गुलाम आलम की तलाश एक लंबे अरसे तक जारी रखी थी, लेकिन नामुरादी के सिवा कुछ उसके हिस्से में और न आया था। उसकी बर्बादी का आगाज उसी दिन से हो गया था। वो ही बेखबर था। अल्लाह की ढील को उसकी कमज़ोरी मत समझो जियान। प्रोफेसर सगीर रब्बानी ने बिल्कुल ठीक कहा था। अल्लाह ने जब उन पर से अपनी ढील ख़त्म की थी तो उनके पास कुछ भी बाकी न बचा था सिवाय पछतावे के। सदीम, फिर हादिया बीवी और यशब सब बारी बारी उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो तन्हा हो गए थे। उस तन्हाई में उन्हें एक चेहरा परेशान करने लगा था। वो उस चेहरे को भूलने की कोशिश करते थे, लेकिन वो चेहरा सोते जागते हर वक्त उनकी नज़रों के सामने होता। वो चेहरा उनके सोचों में था, उनके गुमानों में और उनकी बेदारी में भी। वो उसे भूलने में नाकाम रहे। उसी नाकामी से वो रफ्ता रफ्ता जहन पर अपनी गिरफ्त खोने लगे। जिमल उनकी वजह से परेशान रहती रही थी और अब उसकी परेशानी का क्या नतीजा निकला था? वो कहाँ थी? वो कहाँ थी? क्या वो भी खामोशी से उन्हें छोड़कर चली गई थी? रोते रोते उन्होंने अल्लाह को पुकारना चाहा, लेकिन उनसे अल्लाह को पुकारा न गया। उन्हें तो ढंग से दुआ मांगनी भी नहीं आती थी। जिमल जिमल कहते वो बस अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते रहे। जिमल के आवाज़ बड़ी देर बाद जागने शुरू हुए थे। गनुदगी का असर ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। उसकी एक वजह ये थी
कि कमरे में रात की कालिक फैली हुई थी। जिस वक्त उसकी आंख जरा सी खुली और उसने खुद को उस खौफनाक अंधेरे में पाया, तो जो पहला एहसास जागा था वो ये था कि वो किसी कब्र में थी। कोई गलतफहमी हो गई है और लोगों ने उसे जिंदा को मुर्दा समझकर मनो मट्टी तले दफना दिया है। उसे एक झुरझुरी सी आई, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो मजीद होश में आने लगी थी। उसके हवासों ने मजीद काम करना शुरू किया था। ढलका हुआ सर उसने जैसे बड़ी मुश्किलों से ऊपर उठाया था और दर्द की एक लहर उसके वजूद से आर पार हो गई थी। उसके दोनों कलाइयों और जबड़ों में बड़ी जोर का दर्द उठा था। वो एक आह सी भर कर रह गई। आयरन गोल्ड के बेड की पुष्ट पर उसके दोनों हाथ दाएं बाएं करके अलग अलग बांधे गए थे और रस्सी से इतनी मजबूती के साथ बांधे गए थे कि वहां से उसके हाथ के सफेदी से सुर्ख पड़ गए थे। एक गंदा मैला कपड़ा उसके मुंह में डालकर सर की पुष्ट की तरफ बांध दिया गया था। उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो ठीक से सिसक भी नहीं पा रही थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, गहरा अंधेरा। बहुत गौर से देखना भी बेकार साबित हो रहा था। दूसरी आंखों के आगे उसके अपने ही बेतरतीब बाल थे जिन्हें वो परे नहीं कर सकती थी। अपनी बेबसी पर उसे रोना आ गया। हिस्सियात के साथ साथ फिर याददाश्त ने भी उसका साथ दिया। वो यहाँ कैसे पहुंची थी वो नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि वो बासिल से मिलने जा रही थी। लिफ्ट में किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम कर उसके मुंह पर गीला रुमाल रखा था। फिर वो बेहोश हो गई थी। बाद में क्या हुआ उसे पता नहीं चला। अब उसके साथ क्या हो सकता था वो बखूबी जानती थी। उसने अपने दोनों हाथों को बार बार झटके दिए, सिवाय दर्द के उसे कुछ न मिला। रस्सियों के उभार उसकी कलाई के अंदर तक बेबस हो चुके थे। जल्द ही उसने अपना इरादा बदल लिया। मुंह में ठुसा कपड़ा वो बाहर नहीं निकाल सकती थी और उसके साथ वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। एक आंसू थे जो वो बहा सकती थी। उसने उन्हें बह जाने दिया। उसका अगवाकार कौन था, उसका क्या मकसद था? सोचते सोचते उसने रात गुजार दी। सारी रात बाहर से खौफनाक आवाज़ें आती रही थी और वो बेबसी से तस्वीर बनी उन्हें सुनती रही थी। वो रात सख्त अजियतनाक थी, मुद्दतों बाद ख़त्म हुई थी। सुबह का एहसास उसे कमरे में रोशनी के फैलने में से हुआ था जो न जाने कहाँ से आ रही थी। कमरा तो चारों तरफ से बंद था। वहीं दरवाजा भी। गौर करने पर उसे महसूस हुआ कि उसके सर के एन पीछे कोई खिड़की है जहाँ से धूप कमरे में आ रही थी। दोबारा उसकी आंख दरवाज़ा खुलने की आहट पर खुली थी और लम्हे के 1000वें हिस्से में वो मुकम्मल जाग गई थी। किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था और उसे देखते हुए बंद किया था। वो कौन था जिसका सारा चेहरा सिवाय आंखों के सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था और खबासत उसकी आंखों से ही टपक रही थी। जिमल ने काँप कर अपने पाँव समेट लिए थे। वो शख्स उसके करीब आ रहा था। जिमल तेजी से गर्दन हिलाने लगी थी। अपने आप छुड़वाने के लिए वो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके मुंह में ठूसा कपड़ा ढलकने लगा था। सामने वाले के इरादे उसकी आंखों से आया थे। वो बेड पर जकड़े जकड़े मज़ाहिमत करने लगी थी, टांगें चलाने लगी। उसे लगा सामने वाला मुस्कुराया है। उसे उस सब से मज़ा आ रहा था। जिमल उसकी आंखों में देखकर साकित हो गई थी और हैरान भी। आखिर उसका पाकिस्तान में ऐसा कौन सा दुश्मन था जो उसके साथ ये सब करने की खुश हो सकता था। वो अगर उस सारी सूरत हाल में तहम्मुल से काम लेती तो सामने वाले की आंखों से ही पहचान सकती थी कि वो कोई और नहीं यशार है। यशार ने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वॉइस रिकॉर्डिंग के बटन को ऑन कर दिया था। वो जिमल की एक एक पुकार उसके बाप को सुनाने वाला था। उसकी आह पुकार, मदद की फरियाद, ये यकीनन ऐसी अज़ियत थी जो उसके बाप को मौत से हमकिनार ना भी करती तो बहरा तो ज़रूर करने वाली थी। आगे बढ़कर उसने जिमल के मुंह पर से बंधा हुआ कपड़ा खोलना चाहा। जिमल सहम कर पीछे हुई थी, लेकिन वो कितने पीछे हो सकती थी। उसने मायूसी से आंखें मूंद ली थी। वो कुछ भी देखना नहीं चाहती थी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे और दम घुटने की आवाज़ के साथ रोते हुए उसने अल्लाह से अपनी मौत की दुआ मांगी। उस दिन की शुरुआत ही बड़ी अजीब तरीके से हुई थी। फजर के बाद ही चौबन चढ़ने लगा था और नानू के दिल पर तारी घबराहट मज़ीद बढ़ने लगी थी। 2 दिन से उनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। ऊपर से मौसम भी ये आंख मिचोली। क्या मौसम को भी कोई बेकली खा रही थी उनकी तरह? जिमल फैसलाबाद जा चुकी थी और बासिल इस्लामाबाद। वो दोनों से ही नहीं मिल सकती थी। दोनों के तासुरात से बेखबर थी। बासिल ने सारी गुफ्तगू उनके हिदायत के मुताबिक खामोशी से सुन ली थी। उसके बाद वो क्या सोच रहा था
नानू नहीं जानती थी। उन्हें बासिल की खामोश रहने का नहीं कहना चाहिए था, और अगर उन्होंने ऐसा कर ही लिया था तो कम से कम आखिर में वो उसके कुछ बोलने का इंतज़ार तो कर लेती। वो यकीनन बहुत कुछ कहना चाहता होगा, पूछना चाहता होगा, या रोना ही चाहता होगा। नानू के अलावा उसका इस दुनिया में जज्बाती आसरा और कौन था भला? नानू का दिल कटने लगा। वो खामोशी से इस्लामाबाद चला गया था और अब न जाने वहाँ किस हाल में होगा। अपनी माँ के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद कौन अपने हवास में रह सकता है? जिमल से उसने क्या कहा होगा? उसे टाल दिया होगा, या वो उससे मिला ही नहीं होगा? वो इतना सब खुद में कैसे पैदा कर पाया? क्या उसने जिमल के बाप को माफ़ करके उसे अपना लिया होगा, या धुतकार दिया होगा? जिमल अब कभी क्या दोबारा उस घर में आ सकेगी? खुदारा कोई तो उन्हें इस सब बातों के जवाब दे। नानू ने बातों बातों में यशार से पूछा कि क्या बासिल ने उससे कोई बात की। यशार ने नफी में गर्दन हिलाई थी। बाकी सब सवालों से भी वो अपनी लाइल्म जाहिर करता रहा था। नानू मज़ीद दुखी हो गई थी। उन्होंने जलती आग में बासिल को तन तनहा खड़ा कर दिया था। उन्होंने बारहा बासिल को कॉल करना चाहा था, लेकिन फिर खुद ही रुक गई थी। उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी अब। दूसरा, यशार ने उन्हें उस काम के लिए ज़्यादा फारिग नहीं रहने दिया था। सारा दिन और सारी रात वो उसके माथे पर ठंडे पानी में पट्टियाँ भिगो भिगो कर रखती रही थी। उसे तेज़ बुखार ने आन लिया था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। दवाई और नानू की खिदमत के बावजूद भी उसका बुखार नीचे ही नहीं आ रहा था। नानू ने तय कर लिया था कि अब वो यशार को भी सब कुछ बता देंगी। जलते कोयले पर वो एक आखिरी बार फिर से चल लेंगी, लेकिन यशार की ख़राब तबीयत ने उन्हें फ़िलहाल के लिए ऐसा करने से बाज रखा। वो नानू की गोद में सर रखकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोया था, और बहुत रोया था। नानू को हैरत हुई थी। बुखार ने यशार को हसास कर दिया था। वो ऐसा नहीं था, वो तो बहुत मजबूत था। न जाने किन आफतों ने नानू का घर देख लिया था, जो यके बाद दीगरे अजीबोगरीब वाक़यात होते चले जा रहे थे। पहले जिमल की बीमारी, फिर उसकी जात का इंकशाफ, और अब यशार। परेशानी में नानू उन वजीफ़ों को भी भूल गई थी जो ऐसे मौक़ों पर पढ़े जाते थे। सुबह वो यशार के कमरे में आई तो वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। हालांकि उन्होंने उसे सख्ती से मना किया था कि वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। नानू उसे कॉल की तो नंबर बंद मिला था। शायद बुखार रात को उतर गया हो, ये सोचकर उन्होंने खुद को तसल्ली दी थी और बेदिली से शीशे के प्याले का काम मुकम्मल करने लगी। उस प्याले को वो पिछले 2 साल से वक्तन फ़वक्तन बना रही थी। शीशे का तसले जितना बड़ा प्याला, जिसके चारों अतराफ नारंगी, सब्ज और पीले रंग के छोटे छोटे शीशे के टुकड़े बड़ी नफासत से एहतियात और ख़ास फॉर्मूले के तहत लगाने थे। फिर उस कटोरे को धूप में रखकर पानी डालो तो अंदर पानी में ही कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का अक्स इस तरह मुनक्किस होता था कि नन्ही नन्ही मछलियाँ तैरती हुई नजर आती थी। नानू ने कांच का आखिरी टुकड़ा भी लगा दिया था। माही कदम मुकम्मल था और स्टूल पर रखे उसे देखते हुए नानू खुश होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये बनाना उनका ख्वाब था, और ख्वाब न जाने किन मनहूस सातों में शर्मिंदा ताबीर हुआ था। अपनी ज़िंदगी के कितने ही कीमती लम्हे वो इस प्याले को दे चुकी थी, और अब मुकम्मल हो जाने के बाद उनका इसमें पानी डालकर मछलियाँ देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। उठकर वो पौधे को काट छांट करने लगी थी। जिमल बड़े दिनों से ये काम बड़े शौक से कर रही थी। वो तो जैसे उस काम को भूल ही गई थी। उनका दिल उदास हो गया। जिमल पुकारते हुए वो बहुत कुछ सोचने लगी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे जिमल अब यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। वो हमेशा हमेशा के लिए फ्रांस जा चुकी है। जिमल का पासपोर्ट यहाँ पड़ा ना होता तो यकीनन वो अपने गुमान पर ईमान ले आती। वो तब चौंकी जब अपने पीछे उन्हें कदमों की चाप सुनाई दी थी। नानू उस चाप के इसरार से बखूबी वाकिफ थी। उन्होंने अपना दिल थाम लिया। खराब यूं ही उनके हाथ में झूल रहा था। सच शुक्र कैंची ने उनके उंगली नहीं काटी थी। उन्होंने पीछे पलट कर देखा। निगार बरामदे के दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। वो पिछले 28 सालों में अपने कमरों से बाहर इतना कम निकली थी कि नानू उन दिनों को बआसानी गिनकर बता सकती थी, और अपने कमरे से बाहर रहने का उसका मजमूई वक्त उन 28 सालों में 8-10 घंटों से ज़्यादा नहीं रहा था। अब जब वो फिर बड़े अरसे बाद बाहर निकली तो नानू की समझ में न आया कि वो उसका इस्तकबाल किस तरह करे।
कुछ चाहिए निगार? करीब जाकर उन्होंने प्यार से पूछा। जवाबन निगार ने नफी में गर्दन हिलाई थी। जमीन को खोजते खोजते वो अब सूरज से नजरें मिलाने लगी थी। नानू तजबजुब का शिकार हुई थी। निगार उन्हें कुछ बेचैन नजर आ रही थी। खाना ला दूं? उन्होंने पूछा, उसके चेहरे पर नजरें गाड़े गाड़े। अब के उन्हें सर के इशारे से भी जवाब न दिया गया। नानू का दिल तो वैसे भी पिछले दिनों से कमजोर होता जा रहा था। ऐसे में निगार की आमद और इस तरह का रवैया, करक तासुरात उसके पूरे वजूद में लिपटे थे। नानू उसे बोलने के लिए उकसा ना सकी। इधर आओ निगार, देखो मैंने वो माही गधा बना दिया है जिसे मैं इतने सालों से बनाना चाहती थी। निगार का हाथ पकड़कर वो उसे स्टूल तक ले आई थी। निगार खाली प्याले को देखने लगी। ठहरो, मैं इसमें पानी डालती हूँ, फिर देखना। नलके से पानी का जग भरकर उन्होंने प्याले में उंडेल दिया था। प्याला आधे से ज़्यादा भी न भर सका था। देखना, अभी इसमें मछलियाँ तैरती नजर आएंगी। उन्होंने दूसरा जग भी प्याले में डाल दिया, फिर तीसरा और चौथा भी। धूप मजीद तेज हो लेने दो ज़रा, इश्तियाक से बताती नानू। पांचवा जग भर रही थी और निगार बिना पलके झुकाए प्याले में ही झांक रही थी, जहाँ नारंगी, सब्ज, पीली और सुर्ख नन्ही मुन्नी बेरूंग और लतान मछलियाँ तैरना शुरू हो गई थी। वो उस मंजर से अपनी नजरें न हटा सकी। अच्छा लगा? नानू ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने निगार को इस तरह यकटक प्याले को पानी से देखते देखा तो खुश हो गई थी। उनकी मेहनत रंग ले आई थी। उन्हें ना सही, निगार को तो वो प्याला भा गया था, लेकिन निगार उस प्याले के अंदर अब कुछ और देख रही थी। धूप से मुनक्स होता दिलकश मंजर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। मछलियाँ तैरती तैरती न जाने कहाँ जा रही थी। सादा शफाफ पानी स्याह हो रहा था और उसकी स्याही कब्र के अंदर के अंधेरे से मिलने लगी थी। निगार को खौफ महसूस हुआ। स्याही में रफ्ता रफ्ता किसी चीज़ ने चमकना शुरू कर दिया था। वह आंसुओं से रोती हुई एक लड़की के दो आंसू थे। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, उसके मुंह पर कपड़ा ठुसा हुआ था और उसके दोनों हाथ दाएं बाएं पलंग के पुष्ट पर कसकर बांधे गए थे। निगार को यह मंजर जाना पहचाना सा लगा था। खौफ से उसके वजूद पर कपकपी तारी हो गई थी। उसकी आंखें फटती चली गई। मंजर में फिर वहाँ एक लड़का नमूदार हुआ, जिसका पूरा चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। मासूम आंखों के, और जो उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था। यकलक थी निगार ने उस लड़के को पहचान लिया और उस लड़की को भी। वो लड़का यशार था और लड़की जिमल। 30 साल पुराने बादल फिर से गरजे थे। सुर्ख आंधी चली थी और आंखों को अंधा कर गई थी। बिजली की गूंज ने कानों की समात को महरूम कर दिया था और मंजर की खौफनाकी ने जबान की सारी सलाहियतें छीन ली थी। इस प्याले को मैं भेजूंगी नहीं, इसे घर में ही। नानू पलटी और तेजी से अपनी तरफ आती निगाह से टकरा गई थी। पानी से भरा शीशे का जग छूटकर जमीन पर गिर गया था। किरचियाँ उनके पाँव के इर्द गिर्द बिखर गई थी। क्या हुआ निगार? वो निगार की बेकरारी समझ न सकी। वो लड़की, वो तेजी से बोल रही थी। इशारा प्याले की तरफ था। कौन लड़की? नानू ने ना समझते हुए गर्दन तिरछी करके प्याले की तरफ देखा। वो लड़की जो यहाँ है, जिमल की बात कर रही हो? उन्होंने डरते डरते पूछा। कहीं निगार उसकी असलियत जान तो नहीं गई थी। नानू में जिंदगी की रमक खत्म होकर बस उनकी आंखों तक ही महदूद रह गई थी। हाँ, उस लड़की को बचा ले आप। किससे बचा लूँ? उन दोनों का रिश्ता खूनी है, उसने इंकशाफ किया। किन दोनों का? नानू का दिल धक धक करने लगा था। भाई है वो उसका। वो अपनी ही लाइन में बोल रही थी। कौन किसकी बात कर रही हो निगार? नानू की आवाज़ उनके वजूद की तरह कांपी। यशार, निगार ने कहा, और जलजले की शिद्दत से पूरा हबीबुल्ला रोड हिल गया था। नानू की आंखें ऐसी फटी जैसे कभी झपकी ही ना हो। यशार भाई है उसका, वो चिल्लाई। क्या कह रही हो निगार? जग की ही तरह टूटकर किरची किरची हो गई थी। उनकी आवाज़ में आंसू घुले हुए थे। सवाल में झूठ की इल्तिजा थी और लहजा गलत बयानी का मोहताज। पिछले दिन से राजू की अदायगी का जो सिलसिला शुरू हुआ था, क्या वो अभी तक कायम था? यशार जियान का बेटा है, भाई है वो उस लड़की का। उसे रोक लें, उसे रोक लें, उसे रोक लें। यही अल्फाज वो दोहराती दोहराती अपने कमरे की तरफ भागी। सलाखदार खिड़की की सलाखों को पकड़कर उसने झिंझोर डाला था और फिर पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। उसे रोक लो, उसे रोक लो, उन दोनों का रिश्ता खूनी है, बहन है वो उसकी। सलाखों पर अपना सर गिराकर वो रोने लगी थी। आवाज़ बुलंद तर थी और बस्ती में कभी उन सबको इतनी बुलंदी की आदत नहीं थी। सालों से सोए हुए बरगद ने
झटके से आंखें खोली थी, फिर झूमकर अंगड़ाई ली। उसके साथ साथ जैसे 7 आसमान भी झूमे थे। शाख शाख, पत्ता पत्ता बैंड करने लगा। सारी चटाएं हवा में दाएं बाएं बिखर गई थी। वो जानता था उस पैगाम के पैगाम रसानी में लम्हे भर की भी देर नहीं होनी चाहिए थी। बाहर में नानो साकिब व जामिद खड़ी अपने पैरों में गिरे कांच के नोकीले टुकड़ों को देखते हुए सोच रही थी, क्या आज का सूरज मेरी जान लेकर गुरूब होगा? प्रोफेसर सगीर रब्बानी निगार को अपने घर ले आए थे, खुशदिली से या मजबूरी से। उन्हें ऐसा करना पड़ा था। वहाँ आलम हाउस में जो कुछ हो रहा था उन्हें वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हुमायूं, जुलेखा भी, खुदायार, गुलनाब आलम, जियान, वो किसी एक के भी रवैये की हकीकत को समझ नहीं सकाते थे, लेकिन वो निगार की रोती आंखों की इल्तिजा को खूब समझते थे। वो तो दरख्तों, पहाड़ों, पत्थरों को भी जान चुके थे, उन्हें आजमा चुके थे। निगार तो फिर उनकी खास स्टूडेंट थी, वो उसे कैसे न समझते। जो भी वाक़या हुआ था उन्हें उसका ज़्यादा इल्म नहीं हो सका था, लेकिन उन्हें इतना अंदाज़ा ज़रूर हुआ था कि निगार के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो उनके सीने के साथ लगकर रोए जा रही थी और जियान ने वहीं बड़े हॉल में बड़े रोशन फानुस के नीचे खड़े खड़े उसे तलाक दे दी थी। मैं गलती पर था, इस लड़की को अपने घर में रखने का अब कोई फ़ायदा नहीं। उसकी बात ने दोनों पर उंगली उठाई थी, दोनों के रूहानी रिश्ते पर तोहमत लगाई और इर्द गिर्द खड़े सब कच्चे जहनों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। प्रोफेसर सगीर रब्बानी उसकी शक्ल देखते रह गए थे। ले जाएं इसे अपने साथ, अगर ये ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही, हमारे घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। हुमायूं ने कह दिया था। उसे उस बूढ़े प्रोफेसर पर वैसे भी बहुत गुस्सा था। उसके ख्याल में उस सठियाए हुए प्रोफेसर ने निगार का दिमाग खराब किया था और नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी। खुदायार, जुलेखा भी ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। वो चारों नाचार निगार को अपने साथ हबीबुल्ला रोड अपने घर ले आए थे। सब अभी गुस्से में थे, गर्म दिमाग से सोच रहे थे, जो वो हर तरफ से निगार की ही गलती निकाल रहे थे। उनका ख्याल था कि दिन गुजरने के साथ साथ ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा और वो निगार को उसके घर छोड़ आएंगे। लेकिन ये उनकी खामोख्याली ही साबित हुई थी। कुछ भी ठीक ना हुआ था, बल्कि मजीद बिगड़ता ही चला गया था और निगार के लिए ज़मीन तंग होती गई। जिस दिन वो निगार को अपने साथ घर लाए थे, उसी दिन रात को खुदायार का इंतकाल हो गया था। रात में न जाने वो सो सके थे कि नहीं, अलबत्ता सुबह वो उठ ना सके। उनकी मौत की वजह सबके सामने थी। हुमायूं निगार को जिंदा दफन कर देना चाहता था। जुलेखा भी सारी जिंदगी अब उसके मुंह पर थूकने वाली भी नहीं थी। सगीर रब्बानी ने निगार को उसके बाबा के वफात के बारे में भी नहीं बताया था। वो इस हालत में भी नहीं थी कि कोई बात ध्यान लगाकर सुन सकती। उसके बावजूद वो सारी रात बाबा बाबा कहकर रोती रही थी और ऐसे रोती थी जैसे तकलील में किसी मैयत की चारपाई के पास बैठकर रोया जाता है। सगीर रब्बानी को दुख हुआ था, मगर वो बेबस थे। हुमायूं और जुलेखा भी खुदायार का शोक पूरा करके कराची अपने रिश्तेदारों के पास चले गए थे। दिनों में जो बंदा भी निगार की वजह से उनके हो चुकी थी, वो उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये बात ज़बाने ज़द आम थी कि निगार अपने प्रोफेसर को पसंद करती थी। इसी वजह से जियान ने उसे तलाक दे दी थी। कुछ दिनों बाद सगीर रब्बानी ने निगार को उसके बाबा की वफ़ात के बारे में बताया था और ये भी कि हुमायूं और जुलेखा भी कराची जा चुके हैं। सुनकर निगार को कोई तासुर नहीं दिया था, जैसे वो पहले से सब जानती हो। वो उन दिनों ऐसी ही हालत में थी, कोसी सलाखदार खिड़कियों से टेक लगाए, मुर्दा आंखों से खलाओं में देखती हुई। प्रोफेसर सगीर रब्बानी के लिए उसकी हालत हैरान कुन नहीं थी। ताहम उन्हें हुमायूं और जुलेखा भी के उस तरह चले जाने पर रंज ज़रूर हुआ था। सारी ज़िंदगी प्रोफेसर सगीर रब्बानी ने खुद में कैद रहकर गुजार दी थी। उनके इस बड़े घर में उनके अलावा ढेरों किताबें थीं और बस ऐसे में निगार की मौजूदगी, वो भी उस हालत में, उनकी साकित ज़िंदगी मुंतशिर होने लगी थी। नदी के ठहरे हुए पानी में जैसे ज्वार भाटा आ गया और वो पहले से भी ज़्यादा बूढ़े लगने लगे थे। उन्हें पता था कि अल्लाह अपने प्यारों को आजमाता है और उन्हें अंदाज़ा था कि अल्लाह अब उनको भी आजमा रहा है। निगार की सूरत में उन्हें उस आजमाइश में हर सूरत पूरा उतरना था। निगार आहिस्ता आहिस्ता अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रही थी। वो पहरों चिल्लाती और दिनों खामोश रहती थी। कभी वो खुद से बातें करती, कभी नफ़ी के अंदाज में तेज़ी से गर्दन हिलाई जाती और बोलती, जियान रहम करो मुझ पर, अल्लाह के लिए, सदीम या शब। वो तारीख दीवारों के रूबरू कहती, उनसे सहमी सहमी भागती। प्रोफेसर सगीर रब्बानी ने उससे कभी कुछ नहीं पूछा
ये अल्फाज सब बताने देने के लिए काफ़ी थे। ऐसे लम्हों में निगार को देखना उन्हें नागुज़ीर लगता था। उन्हें ये वो वाली निगार लगती ही नहीं थी जो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उन्हें पसंद करती थी, तालीम में बहुत आगे थी और जिसने स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। ये तो उन्हें किसी दूसरी दुनिया से आई हुई निगार लगती थी जिसकी हर लगन ख़त्म हो चुकी थी। वो अक्सर व बेशतर निगार के पास बैठ जाया करते थे, उसे समझाते, उससे सवाल करते, जवाब तलब करते। उन्होंने नफ्सियात की बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी। वो निगार को पहले वाली निगार बनाना चाहते थे। न जाने उन्होंने अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा क्यों कर लिया था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो मरते दम तक उस काम में नाकाम रहे थे। उसे रोक ले, देखे वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो कभी बंद दरवाजे, कभी खींची दीवार या कभी खिड़की से नजर आते बरगद की तरफ इशारा करके कहती थी, इसकी मिन्नत कर रहे हैं कि मेरी इज्जत के साथ न खेले। वो रोते रोते उनके सीने में छुप जाती और ठोस दिल के मालिक प्रोफेसर सगीर रब्बानी का दिल पिघल कर रह जाता। तुम इससे डर गई निगार? ये तो बरगद है, दरख्तों में दरवेश दरख्त, इन राजों का अमीन जो आलूहियत की तरफ लेकर जाता है। हर मामले में उनके अपने फ़लसफ़ों की अर्क रेज़ थी जिससे कोई सतह सोच वाला मुत्तफिक नहीं हो सकता। और निगार तो उनके हर फ़लसफ़े की कदर क्या करती थी, वह मुत्तफिक कैसे न होती। फिर एक रोज़ उस घर में जुलेखा भी की आमद हुई थी। मौजूदाती तौर पर वह कराची से अकेली ही आई थी निगार से मिलने, लेकिन निगार की ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी माँ के गले लगकर फुट फुट कर रो लेती। उसे तो शायद जुलेखा भी भूल ही गई थी। जब ही तो जुलेखा भी को रोते हुए बार बार उसे बताना पड़ रहा था कि निगार मुझे पहचानो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। खुद जुलेखा भी उसे पहली नज़र में कहाँ पहचान सकी थी। क्या यह वही निगार थी, उनकी बेटी, जिसकी वो हर रोज़ बलाएं लिया करती थी और ये भी उन्हें कम लगा करता था। निगार की हालत देखकर उनका दिल कट कर रह गया था और जब उन्हें यह बात पता चली थी कि निगार माँ बनने वाली है तो उन पर गोया पहाड़ों का पूरा सिलसिला यके बाद दीगरे टूटा था। सर का साहिबान तो पहले ही उठ गया था। खुदा यार की वफात पर अब उस खबर ने पैरों तले की ज़मीन भी निकाल ली। मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मा, मेरी बात का यकीन करो। वहाँ सलीम और यशब भी थे। उन तीनों ने, हाय अल्लाह, जुलेखा बी के दिल में हो उठी। उन तीनों ने लफ्ज़ उनके जहन में खुब गए थे। उनकी बेटी उनसे चीख चीख कर कहती रही थी और उन्होंने अपनी ही बेटी को यकीन न किया। तलाक दे दी है उसने मुझे, पहले तलाक दी है उसने मुझे और उसके बाद जुलेखा बी का जिगर जलने लगा था। एक हफ्ते तक उसके साथ क्या कुछ होता रहा होगा। यह ख्याल, ये सोच इस कदर असियतनाक थी जैसे उनके वजूद को कोई तेज़ाब से भरे हुए ड्रम में डाल दिया है। तू मर क्यों ना गई बेगैरत, तू मर क्यों ना गई। उन्हें याद आया उन्होंने उसे कैसी बद्दुआएं दी थी और उनकी बद्दुआ उसी वक्त कबूल हो गई थी। वो मर चुकी थी, बस सांसें ही तो चल रही थी उसकी। जुलेखा भी उसी मुर्दा वजूद के साथ लगकर रोती रही थी। कराची वापस जाने से पहले उन्होंने सगीर रब्बानी के आगे हाथ जोड़े थे। अब आप ही मेरी बेटी से शादी कर लें, इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इस किस्से को ख़त्म किया जा सके। आप इस बच्चे को अपना नाम दे दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रोते रोते उन्होंने प्रोफेसर सगीर रब्बानी की मिन्नत की। ये जुलेखा भी के आखिरी अल्फाज थे। फिर वो उस घर से चली गई थी और बदकिस्मती से कराची भी ना पहुंच सकी थी। ट्रेन में सफ़र के दौरान ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी और उन पर मौत की चादर तान दी गई थी। रोग ने दुख से उनका दिल फट गया था या करब से उनकी रूह छलनी हो गई थी। इन बातों के सारे जवाब वो अपने साथ ही ले गई थी। प्रोफेसर सगीर रब्बानी ने उनसे वो वादा कर लिया था जिसे पूरा करना उनके बस में होता तो वो अब तक एक सहराई की ज़िंदगी न गुजार रहे होते। अपने फ़लसफ़ों में घिरी उनकी ज़िंदगी एक गार थी। वो उससे खुश थे, रोशनी में जाने से डरते थे। लेकिन उन्होंने एक मरते हुए इंसान से वादा किया था, अब उन्हें हर हाल में उसे पूरा करना था। खामोशी से एक दिन उन्होंने निगार से कोर्ट मैरिज कर ली थी। 5 माह बाद दोनों के घर यशार की वलादत हुई थी। सगीर रब्बानी ने यशार को अपना नाम दिया था, यशार रब्बानी। निगार की आमद से उनकी ज़िंदगी में जो भूचाल आया तो उसने फिर थमने का नाम न दिया था। यशार की पैदाइश हुई, वो एक बच्ची के बाप बन गए। कितना कुछ हो गया उनकी ज़िंदगी में और निगार की भी। निगार को देखते हुए वो सोचते कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ और उनके सारे ख्यालात गलत साबित हों।
निगार ने चुप रहने की बहुत सी कस्में इकट्ठी उठा ली थी। वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस नहीं आ रही थी। वो उसे लेकर मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात के पास जाने लगे थे। अगरचे वो जानते थे कि ये सब बेकार है, फिर भी वो उसे लेकर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के चक्कर लगाते रहे थे। उन्हें जहाँ से उम्मीद की ज़रा सी भी किरण नजर आती, वो वहाँ से कोताही न बरतते। सारी ज़िंदगी वो इसी बात से खौफ खाते रहे थे कि वो हाथ से निकल जाएंगे और बहुत सौ को लेकर डूब जाएंगे। उनमें इतना हौसला नहीं था कि वो किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर सकते। उन्हें यही लगता था कि वो उस नाजुक हस्ती को ठेस पहुंचा देंगे। अब जो मजबूरी से ही सही उन्हें शादी करनी पड़ी थी, तो वो उसी फिक्र में खिल रहे थे कि वो उस नाजुक हस्ती को मज़ीद ठेस ना पहुंचा दे। 1 साल इसी तरह गुजर गया था। रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी, अकेला घर, यशार और निगार को माँ की तरह संभालना, उनसे कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा था। और उनका दूर या नज़दीक में कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था जो उस मुश्किल में उनका साथ देता। रिश्तों के मामले में भी वो तन्हा ही रहे थे, और अब एक बीवी और बेटे की मौजूदगी में भी वो तन्हा ही तो थे। मज़ीद 1 साल बाद वो हरकतें कल्ब बंद हो जाने के बाद अपनी उम्र फानी पूरी कर चुके थे। तरके में उन्होंने हबीबुल्ला रोड पर मौजूदा ये घर, काफ़ी ज़्यादा बैंक बैलेंस और नौमौलूद बासिल छोड़ा था। बासिल की पैदाइश कुछ उनकी ख्वाहिश पर ना हुई थी। उसकी पैदाइश में नफ्सियाती मुआलजों के मशवरों का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। इन्हें अपनी जज्बाती वाबस्तगी का एहसास दिलाएं। इन्हें ज़िंदगी की तरफ लाने वाली वाहिद किरण आप ही हैं। डॉक्टरों ने उन्हें निगार की ज़िंदगी में उनकी मौजूदगी की अहमियत का एहसास दिला दिया था, और जिस वक्त उन्हें एहसास हुआ था, अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। वो मुतमईन थे। तरके में छोड़े रकम निगार और उसके दोनों बच्चों के लिए काफ़ी थी। जुलेखा भी और सगीर रब्बानी के इंतकाल के बाद हुमायूं एक मुद्दत गुजार कर कराची से लाहौर आया था अपनी बहन से मिलने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निगार जिंदा थी और उसकी आंखों में हुमायूं के लिए कोई जज्बा नहीं था। वो निगार को और उसके बच्चों को अपने साथ कराची लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसे खाली हाथ ही जाना पड़ा था। 1-2 साल बाद वो 3-4 दिनों के लिए आ जाता था। यशार और बासिल के साथ वक्त गुजारता और फिर वापस चला जाता। उस दिन के बाद उसने दोबारा कभी निगार या बच्चों को कराची ले जाने की ख्वाहिश इसका इजहार नहीं किया था। अंदर के एहसास गुनाह ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया था। निगार के कसूरवार में से एक वो भी था। वो जानता था, एक बाहिम्मत लड़की निगार जो ज़िंदगी से भरपूर थी, जिसके कुछ ख्वाब थे, ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसी ज़िंदगी ने उसे मुंह के बल गिराया था। किस्मत उस पर यावर न रही और जिसकी तकदीर सियाह रोशनी से लिख दी गई। और यहाँ निगार की कहानी इख्तिताम को पहुंची थी। कहाँ हो तुम? उन्होंने जिमल को पुकारा लाचारी से। उसका सेल फोन बदसतूर बंद था। वो कहाँ थी? कोई जवाब न था। बड़ी देर तक वो उसी तरह एयरपोर्ट पर चारों अतराफ नजर दौड़ाते रहे थे। उनके यहाँ पहुँचने की खबर जिमल को खुद ब खुद हो गई हो और वह उन्हें लेने यहाँ आ गई हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें फ्रांस में बैठे खबर हो गई थी कि जिमल किसी मुश्किल में है, और वो अपने सारे अहद ख़त्म करके आ गए थे उसे मुश्किल से निकालने। लेकिन ऐसा कोई इल्हाम जिमल को नहीं होने वाला था, क्योंकि कशफ के बाज़ दर्जों को उम्रों से निस्बत होती है और बाज़ को रिश्तों से। जल्द ही वो मायूस हो गए थे। उन्हें इल्म था ऐसा कोई मौजज़ा नहीं होगा। उनका दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। वो अजनबी चेहरों के हुजूम में खड़े थे। कोई एक भी उनका अपना नहीं था। उनका दिल कैसे न घबराता। जिमल नाराज़ होकर उनका इम्तिहान ले रही थी। क्या वो अपने डेट की जहनी कैफियत से वाकिफ़ नहीं थी? उससे ज़्यादा अब कौन वाकिफ़ था भला? शायद वो खुद भी नहीं। होटल पहुंचने तक के सफ़र में वो अजीब कश्मकश का शिकार रहे थे। तमाम लोगों की आंखें जैसे उन्हीं को देख रही थी। वो आ गया है, बदकार शख्स, गुनहगार आदमी। वो सब जैसे एक दूसरे से कह रहे थे। उनके दिल की धड़कनें कम ज़्यादा होती रही थी। जिमल की तलाश मज़ीद कड़ा इम्तिहान थी। वो पाकिस्तान तो आ गए थे, फिर वो अब तक क्यों नाराज़ थी उनसे? उन्होंने जिमल की बात मान ली थी और अब भी वो उनके सामने नहीं आ रही थी। शहर की भूल भुलैयों को देखते देखते वो मज़ीद खौफज़दा होने लगे थे। शहर बदल चुका था, उनके लिए तो पुराना भी हो चुका था। उन्हें लगा ये भूल भुलैया उन्हें निगल लेगी। उनका अंदाज़ा दुरुस्त साबित होने वाला था। 28 साल बाद उस शहर में जिमल की परेशानी उन्हें खींच कर नहीं लाई थी, बल्कि उनकी मौत ने उन्हें बुलाया था।
शाम तक उन्हें जिमल का पता मिल गया था। होटल के मैनेजर की कोशिश ज़ाया नहीं गई थी। जिमल के सफारत खाने जाकर अपनी शनाख्ती मालूमात हासिल की थी। उसे पाकिस्तानी कौमियत कार्ड चाहिए था। क्यों चाहिए था? जियान आलम ने उस रुख पर ज़्यादा नहीं सोचा। फॉर्म में उसने अपनी मौजूदा रिहाइश जो लिखी थी वहाँ का पता उन्हें होटल के नंबर पर फैक्स कर दिया गया था। वेटर की दस्तक देने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वेटर ने उन्हें फाइल समेत एक कागज़ थमा दिया था और मज़ीद कोई हुक्म न पाकर चला गया था। अगर वेटर को ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि कागजात पढ़ते पढ़ते सामने वाले की हालत गैर होने वाली है और वो बेहोश होकर गिरने वाला है तो वो यकीनन वहीं खड़ा रहता। एड्रेस की पहली सतर ने ही उनकी पैरों तले से 10 मंजिला होटल की बुनियादी समेत उखाड़ लिया था। वो हवा में मौलिक हो गए। सगीर रब्बानी मरहूम, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, हाउस नंबर 15, स्ट्रीट नंबर 11, हबीबुल्ला रोड, लाहौर। उनकी हालत गैर न होती तो क्या होती? वो बेहोश होकर कैसे न गिरते? ये नाम इतना गैर अहम नहीं था कि उनके जहन के पर्दे से इतनी आसानी से महू हो जाता। ये नाम तो उनके इंतकामी खेल के ऐन दरमियान में आया था। वो इस नाम को कैसे भूल सकते थे? खुदा की ढील को उसकी कमजोरी मत समझो जियान। बात के साथ ही एक जन्नतेदार थप्पड़ उनके मुंह पर पड़ा था और अब ये नाम फिर से पढ़कर उनके पूरे जिस्म में कोड़े बरसने लगे थे। क्या भयानक दिन था वो, जिसकी भयानक खेजी का अंदाजा उन्हें वक्त गुजरने के बाद हुआ था। जिमल यहाँ क्या कर रही है उस घर में? उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। छठी हिस्स ने फौरन ही जवाब दे दिया था। उनके ख्याल में जिमल इत्तफाकन उस घर में नहीं पहुंचाई गई थी, बल्कि वो यही काम करने यहाँ आई थी। एनजीओ का झूठ बोलकर उन्हें अंदाजा था। पुराने सामान की तलाशी लेते लेते और अपने डेढ़ के माजी में झांकते झांकते वो अब तक सारे पर्दे चाक कर चुकी है। इस तरह कि उसके बाप का किरदार अब उसके सामने बरहाना हो गया है। उनमें जिमल का सामना करने की भी ताकत नहीं रही थी। नफरत करते वो नफरतें समेटने से ही तो डरने लगे थे। जिमल की खुशी की खातिर ही तो वो डॉक्टर से मुलाकात पर आमदा हो जाते थे, लेकिन आज तक उन्होंने किसी डॉक्टर को अपने माजी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्हें डर रहता था सब जानकर डॉक्टर की नज़रों के ज़ाविये बदलेंगे, जैसे उनकी माँ के बदल गए थे। उनकी माँ तो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। डॉक्टर तो सिर्फ हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, फिर उनसे दिल ही दिल में नफरत कैसे ना करते? और अगर जिमल ने सब जान लिया तो यह ख्याल ही उनकी रूह फना कर देता। अब बेड पर गिरे उनके तड़पते वजूद की रूह ही फना हो रही थी, बस जान नहीं निकल रही थी। बिलाखिर जिमल, तुमने वो घर ढूंढ ही लिया जो सदीम को मतलूब था, और मुझे नहीं, मुझे वो घर मतलूब नहीं है। मैंने कभी उस घर में जाने की तमन्ना दिल में नहीं रखी, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास उस घर में नहीं आ सकता। हाँ, हरगिज़ नहीं आ सकता। तुम उस घर में अकेली कहाँ होंगी? वहाँ और भी तो लोग हैं। वो भी? क्या वो भी? उन्हें उस बात से आगाही थी कि प्रोफेसर सगीर रब्बानी ने निगार से शादी कर ली थी। आपकी सेहतयाबी के सारे इलाज यहाँ मौजूद हैं। जिमल का फिक्रा 10 मंजिला होटल के एक एक कमरे में गूंजा था। यानी वो जिंदा है और अंदर है। निगार उनके गुनाह को अभी तक समेटे हुए। वो जिंदा है? कैसे जिंदा है? किस चीज़ ने उसे उस मौत से बचा लिया जो मैंने उसे दी थी? शायद सगीर रब्बानी ने, उनके फलसफों ने, वरना उसका मौत को गले लगा लेना तो तयशुदा था। डेविड नहीं था उनके पास, न ही जिमल थी। उनकी बिगड़ती हालत को कौन संभालता आखिर? मैं मर कर भी वहाँ नहीं आऊँगा जिमल, चाहे तुम सारी जिंदगी मुझसे नाराज़ रहो। वो भूल गए थे कि वो जिमल को किसी इल्हामी मुश्किल से निकालने आए थे, लेकिन अब जो मुश्किल उन्हें पड़ गई थी उसके आगे उन्हें दुनिया की तमाम मुश्किलें बेज़र लगी। रात होते होते उनका जहन मुकम्मल माऊफ हो चुका था और उस माऊफ जहन में सदीम के फिक्रे बाज़गशिश करने लगे थे। अपने आखिरी वक्त में वो अक्सर उनका हाथ थाम कर कहा करता था, मेरा इलाज ना ढूंढो जियान, उस लड़की को ढूंढो। मुझे उस लड़की से मिलना है, उससे माफ़ी मांगनी है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो खामोश रहते ये शब्द भी और झूठ बोल देते हैं कि वो उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन सगीर रब्बानी के साथ साथ वो भी लापता हो चुकी थी। ये शब्द उन बयानात की तस्दीक कर दिया करता था। दोनों का ख्याल था कि बीमारी सदीम के दिमाग पर चढ़ गई है। जल्द ही सदीम ने दोनों के रवैयों को जांच लिया और जब उसे निगार के ना मिलने का और अपनी मौत का यकीन हो गया था,
اس نے انہیں اپنا آخری پیغام دیا تھا، اگر کبھی تم اس سے ملو تو میری طرف سے ضرور معافی مانگنا زیان، میری روح کا سکون تبھی آئے گا۔ تم اپنی طرف سے بے شک معافی مت مانگنا زیان، لیکن میری طرف سے اس سے میری بخشش کی بھیک ضرور مانگ لینا، اور جب تک وہ معاف نہ کر دے اس سے مانگتے رہنا، تمہیں اللہ کی قسم زیان۔ روتے روتے سدیم نے انہیں اپنی آخری وصیت کی تھی۔ تم ایسا کرو گے نا زیان، مجھ سے وعدہ کرو، سدیم نے پوچھا تھا۔ ہاں میں ایسا کروں گا اگر اس سے ملا تو۔ انہوں نے سدیم سے وعدہ اس پر ترس کھا کر لیا تھا۔ اس وعدے میں وفا نہیں تھی، وہ تو بس اپنے دوست کو سکون سے مرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اب تو وہ وقت بدل چکا تھا، اور بدلتے ہوئے وقت کی سوئیوں میں کانٹے نصب تھے۔ یہ وقت جو گزرتا جا رہا تھا، روحیں چھلنی کرتا جا رہا تھا۔ تو کیا اب انہیں بھی اپنے آخری وقت میں یہی وصیت کرنی پڑے گی زمل کا ہاتھ پکڑ کر؟ تم اس سے میرے لیے معافی مانگ لینا زمل، میرے مرنے کے بعد، کیونکہ جیتے جی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے اس کا سامنا کرنے کی۔ تم اس سے تب تک معافی مانگنا جب تک وہ معاف نہ کر دیں، وعدہ کرو مجھ سے۔ اور زمل روتے ہوئے ان سے وعدہ کرے گی، وہ بیچاری کس کس کا ہاتھ تھام کر اسے رک جانے کے لیے کہے گی، آخر کس کس کے سینے پر سر رکھ کر روئے گی۔ اتنی سی عمر میں اس کے غم اتنے بے اند کیوں ہیں؟ اگلے دن وہ صبح حبیب اللہ روڈ سگیر ربانی مرحوم کے گھر کے باہر موجود تھے۔ زمل سے ان کا رابطہ ابھی تک نہ ہو پایا تھا، انہیں دستک ہی دینی پڑی۔ دروازہ نانو نے کھولا تھا۔ پرانی لکڑی کے 2 پٹ واہ ہوئے تھے، اور اندر سے ایک کھسا رسیدہ لہر نکل کر چاروں سو چھا گئی تھی۔ زیان عالم کا ڈھہ چکا وجود ذروں میں بدل کر ہواؤں میں بہہ چکا تھا۔ ہوا تیز تھی یا کچھ اور، کھڑکی سے پیچھے سناکھ ہو درخت تارے بسمل کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ کوئلیں کوک رہی تھی، ان کی کوک سے ان کی بے چینی آیا تھی۔ نگار کی نظریں فرش پر جمی تھی، کھلے دروازے سے صحن کی دھوپ ترچھی ہو کر اندر آتی فرش پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس دھوپ کی آگوش میں چمکتے سونے کے برآمدے کو دیکھتی رہی، پھر اس چوکور خانے میں ایک سایہ نمودار ہوا تھا، وہ سایہ نانو کا تھا۔ نگار، اندر داخل ہو کر انہوں نے پکارا تھا، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ ان کی آواز سے ظاہر تھا کہ وہ بہت زیادہ ہی رو چکی ہیں اور ابھی بھی اسی کیفیت میں ہیں۔ نگار نے زمین سے نظریں نہ ہٹائیں، جہاں نانو کے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ آ کھڑا ہوا تھا۔ چھت میں نصب شیشوں میں 3 عکس نمایاں تھے، ایک شخص کے انتقام کی سلگتی ہوئی آگ، 2 دوستوں کی سازش اور اس کے آنسو۔ وہ عکس مار کر بھی اس کی آنکھوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں ہی بس گیا تھا۔ کمرے کے باہر سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی تھی، بادل جی جان سے گرجے تھے، شب یلد میں بجلی کاملیت سے چمک رہی تھی، گونج لمحہ بہ لمحہ تیز ہونے لگی تھی۔ قدرت کے اشارے ایک بار پھر جاگے تھے، لیکن بہت دیر سے۔ اس نے اپنے بند ہوتے دل کو تھام لیا تھا، اسے اللہ کی ضرورت اس کے 99 ناموں اور اس کے 99 صفات کے ساتھ آ پڑی تھی۔ ایک عرصہ پہلے نانو کے ساتھ جو سایہ کھڑا تھا وہ اسی عکس سے منسلک تھا۔ مکڑی والا لوکٹ ایک بار پھر اس کے منہ پر آ لگا تھا۔ احساس قیامت خیز تھا، طوفان بلا خیز۔ نگار نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ دھوپ دھوکے باز نہیں تھی، وہ وہی تھا، زیان عالم۔ جی تو یہاں ہوتا ہے ہمارا یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ، اور یہ شاید زمل کا ہی بھائی ہے، اور سب کو معلوم ہو گیا، لیکن صرف اب باسل بچا ہے معلوم ہونے کے لیے۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ شار کو نہیں معلوم ہے شروع سے، کیونکہ اس کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ کہیں نہ کہیں مجھے شک ہوتا تھا، کیونکہ وہ سائیکٹرسٹ ہو کر اتنا روڈ بات کرتا تھا، تو مجھے شک ہوتا تھا کہیں نہ کہیں کہ شاید اسے معلوم ہو، لیکن اس کا معلوم نہیں تھا، اور اس کا اتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہے تو اس کا بھی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں باسل کا کیا ریئیکشن ہوگا، اور اب ایسے سین پہ اسٹوری ختم ہوئی ہے تو مجھے نیکسٹ ایپیسوڈ کا زیادہ انتظار ہے کہ کیا ہوگا آگے۔ اور ایک چیز کی اور کنفیوژن ہے، تو پھر نانی کون ہے اگر زلیخا بھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ کیونکہ پروفیسر ربانی کے بھی کوئی رشتہ دار نہیں دکھائے تھے، اور نگار کی بھی کوئی نہیں تھی، تو پھر یہ کون ہے؟ شاید زیان کی ماما، اور اگر زیان کی ماما ہے تو اب پہچانا کیوں نہیں زیان نے؟ تو یہ کنفیوژن ہے اب مجھے، کیونکہ وہ ہی نہیں ملی تھی اب تک، اس لیے مجھے یہ تو وہی لگ رہی ہیں، لیکن اب پھر زیان کا کوئی ریئیکشن کیوں نہیں دکھایا اگر وہ زیان کی ماما تھی؟ تو دیکھتے ہیں، شاید نیکسٹ میں بتائیں گے ایپیسوڈ میں۔
تو اب شاید اس کے 2 اور ایپیسوڈ آئیں گے اور کمپلیٹ ہو جائے گی اسٹوری. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خدا حافظ. اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا.